नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में रियल एंड न्यूज एंड एनालिसिस में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका जाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जल्दी से अपने साथियों के साथ सेशन को साझा कर दीजिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में। शुरुआत है आज की मोटिवेशन से। योर मॉर्निंग सेट्स अप द सक्सेस ऑफ योर डे। आपकी सुबह डिसाइड करती है कि आपकी सफलता किस तरह से आगे होने वाली है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो लोग सुबह जगते ही निराशा में हैं कि आज का टारगेट ही नहीं पता है करना क्या है, वो लोग दिन में क्या प्रोडक्टिव करेंगे। और दिन से मिलकर के ही तो सालें बनती हैं और साल बनने से ही जीवन बनता है। तो जिनको नहीं पता है सुबह जगते ही क्या करना है, तो वो दिन भर में क्या करेंगे, और दिन भर में कुछ नहीं किए तो साल भर में क्या करेंगे, और जब साल भर में कुछ नहीं करेंगे तो फिर जीवन भर क्या करेंगे, एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। इसीलिए अपनी सुबह को बहुत अच्छे से प्लान करें। इवन अगले दिन की प्लानिंग आज जब आप सोएं उस समय कर लें कि मैं कल सुबह जगते ही कुछ इस तरह से करूंगा। नियमित दिनचर्या में अगर सुबह आप अपने लिए योगा, प्राणायाम, दौड़ना, भागना अगर ये रखते हैं तो आप दिन भर चार्ज रहते हैं और अपने कार्य को करने में निश्चित ही पूर्णता पाते हैं। जो लोग भी निश्चित टारगेट रखकर सुबह के लिए दौड़ने की प्रक्रिया रखते हैं कि सुबह मैं इतनी देर दौड़ूंगा, उनके दिमाग में वो प्रॉपर पिक्चर होती है कि मैंने एक टारगेट अचीव कर लिया, और वो जो अचीवमेंट का जो थॉट है ना, वो उन्हें दिन भर काम करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन के अंदर पहली खबर बनकर आ रही है पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से। जी हां साथियों, खबर बांग्लादेश की है और खबर यह है कि इनका भारत के प्रति झुकाव देखकर चीन इनसे चिढ़ गया है। चीन इतना चिढ़ा है कि बांग्लादेश की राष्ट्र प्रधानमंत्री जो हाल ही में चाइना की यात्रा पर थी, उनके साथ उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया। परिणाम ये निकला कि वो अपनी यात्रा छोड़कर बीच में ही चली आई। हालांकि आधिकारिक रूप से उन्होंने ये नहीं कहा कि चीन ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, लेकिन लोकल न्यूज़ मीडिया जो बांग्लादेश की है वो इस बारे में जिक्र कर रही है। इसी के चलते बांग्लादेश में एक बार फिर चर्चा में आ गया है कि बांग्लादेश की वर्तमान सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी भारत और चीन को बैलेंस करने में नाकामयाब रही है। शेख हसीना का भारत के प्रति जो झुकाव है अब ये पब्लिक हो गया है, और इस झुकाव को ही चीन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश की मदद नहीं की है। विस्तार से चलते हैं इस विषय को आगे बढ़ते हुए। चर्चा है चाइना के शेख हसीना के साथ बर्ताव की। यह चर्चा इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री ऑफ बांग्लादेश चाइना की यात्रा पर गई थी, लेकिन अपनी यात्रा को बीच में छोड़ करके ही लौट आई। ऐसा सामान्यतया कम ही होता है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष इतने लंबी यात्रा पर, 4 दिवसीय यात्रा पर गया हो, 3 दिन में ही यात्रा छोड़कर बीच में लौट आए और लौटने के बाद बयान दे, बयान में कहे कि हम भारत के साथ ही तीस्ता प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि विवाद की वजह यह तीस्ता प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, क्योंकि चाइना से आने के बाद शेख हसीना का यह कहना कि वो भारत के साथ ही तीस्ता प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेगा, इस बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को सेशन करके बता दिया था। आपको याद होगा शेख हसीना हाल ही में भारत की यात्रा पर आई थी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में दूसरी यात्रा थी। ऐसी स्थिति में शेख हसीना भारत तब आई थी जब वो चाइना जाने वाली थी। चाइना जाने से पहले जब वो भारत आई तो उन्होंने भारत सरकार से ये अश्योरेंस लिया कि यदि आप तीस्ता प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं तो मैं चाइना की मदद नहीं लूंगी। परिणाम निकल कर आया, चाइना इस प्रोजेक्ट को ना पाता हुआ देख बांग्लादेश से खफा हो गया। आपको याद दिला दूं, मैंने आज से कुछ दिन पहले ही अपने रियल न्यूज एंड एनालिसिस में ही और अपनी पाठशाला पर एक सेशन किया था, जिसमें बताया था कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आई हैं, और जब वो यात्रा पर आई हैं, और ये यात्रा तब हुई है जब भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में वो पहले भी एक बार आई थी। जब आप आई हैं, यहां आकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में बाइलेटरल टॉक्स हुई हैं,
प्रॉपर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ आपका सम्मान किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री से आपने मिलकर के काफी सारी बातें की हैं। 22 जून की आप ये कटिंग देख रहे हैं। आपको जब मैंने ये जानकारी उस समय दी थी, मेरे को उस समय का रियल न्यूज एंड एनालिसिस यहां पर दिख रहा है, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है इस वार्ता से। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने उस वार्ता में आपको यह बताया था कि भारत के द्वारा एक टेक्निकल डेलीगेशन भेजा जाएगा जो तीस्ता रिवर के मैनेजमेंट पर रिसर्च करके आएगा। आपको यह जानकारी मैंने अपने एक सेशन में ऑलरेडी दी हुई है। यही जानकारी आज फिर से कंटिन्यू होती है। ध्यान से समझिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पहले भारत आई, जून के आखिर में भारत के साथ वार्ता की और कहा कि तीस्ता नदी को लेकर के आप अपनी तरफ से टीम भेज दीजिए। अगर आप पहले ही आगे बढ़ जाएंगे मेरे साथ तो मैं चाइना के साथ आगे नहीं बढ़ूंगी। आपके दिमाग में प्रश्न बन सकता है कि शेख हसीना का भारत के प्रति झुकाव क्यों है। असल में मुजीबुर रहमान जो इनके फादर हैं वो भारत के ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने ये माना है कि भारत की वजह से ही बांग्लादेश आजाद हुआ था। पाकिस्तान से निकलकर पूर्वी पाकिस्तान एक देश बना था। तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन है बांग्लादेश की वर्तमान आवामी लीग पार्टी का, शेख हसीना का भारत के प्रति, नंबर एक। नंबर दूसरा, शेख हसीना हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री बनी हैं। उस दौर में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर शपथ ली, उस समय से पूर्व अपोजिशन पूरी तरह उन पर हमलावर था। इवन अपोजिशन चुनाव में ही पार्टिसिपेट नहीं किया था कि बोले नहीं, शेख हसीना उस तरह से चुनाव नहीं लड़ रही हैं जिस तरह से लड़ना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश में पूरी तरह शांति है। अपोजिशन कुछ भी एक्शन नहीं ले पाई। उसके पीछे बड़ा वजह यह है क्योंकि भारत का बांग्लादेश के प्रति जो रवैया है वो बड़ा ही शेख हसीना का समर्थक है, क्योंकि शेख हसीना की सरकार को भारत द्वारा बहुत समर्थन दिया जा रहा है। आपको यह बात समझनी होगी, हाल ही के दौर में भारत का अपने पड़ोसी मुल्कों में इंटरफेरेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, इसको ऐसे समझिए कि अब भारत की वजह से वहां की सरकारें प्रभावित होती हैं। पहले तक थोड़ा हम लोग डिस्टेंस मेंटेन किया करते थे, अब डायरेक्ट हमारा कंट्रोल या फिर कहिए रोल आ गया है। चाहे फिर आप श्रीलंका देखें, चाहे मालदीव्स देखें, चाहे ये आपका बांग्लादेश देखें, तो शेख हसीना का दोबारा जब बनना तय हुआ तो आपको याद होगा कि बांग्लादेश में बायकॉट इंडिया ट्रेंड हुआ था। ये हमने जानकारी आपको पहले भी दी है। बायकॉट इंडिया बांग्लादेश में ट्रेंड कराया गया था अपोजिशन के द्वारा, ठीक है। फिलहाल के लिए जब शेख हसीना इंडिया आती हैं तो इंडिया आकर वो भारत से कहती हैं कि देखिए, चाइना की जो नजर है ना वो तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर के है। तीस्ता प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट? बोले जो सिक्किम से तीस्ता नदी निकलकर आ रही है, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में घुस रही है। चाइना चाहता है कि बांग्लादेश में एंट्री करते ही जैसे ही तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली है, वो वहां पर $1 बिलियन खर्च करके डैम बनाए और अपनी टेक्निकल असिस्टेंस दे। जब बांग्लादेश ने हमें यह बात बताई तो हम लोग एकदम तुरंत चौंक गए कि यार, चाइना को इस चीज में इतना इंटरेस्ट क्यों है, ये बांग्लादेश की ऐसी मदद क्यों करना चाहता है। तो अचानक और ध्यान देने पर यह समझ में आया कि ये सारा कहानी जो है वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके लिए रची जा रही है, क्योंकि चाइना एक और भूटान के अंदर डोकलाम तक तो पहुंच ही चुका है, वहीं दूसरी ओर इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है जहां से हम नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होते हैं, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, उसके दक्षिण में अगर तीस्ता नदी पर भी चाइना आकर बैठ गया तो एक तरफ दक्षिण में चाइना, एक तरफ उत्तर में चाइना, अगर भारत के साथ कभी कोई विवाद की स्थिति बनी तो ये बस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अगर जाम कर दे तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत से पूरी तरह कट जाएगा। भारत ने इस बात का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझा और इसी को समझते हुए बांग्लादेश से आश्वस्त किया बांग्लादेश को कि आप चिंता मत करिए, हम इस चीज पर पूरी तरह ध्यान देंगे और तीस्ता के लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और शेख हसीना ने भारत आकर चाइना से पहले ही भारत को यह एजेंडा सौंप दिया कि आप आकर के तीस्ता नदी को लेकर के जो काम करना है वो कर दीजिएगा। देखिए, मैं आपको यहां दिखा देता हूं, यहां से तीस्ता नदी चलकर आती है, इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चाइना अपना नियंत्रण करना चाहता है ताकि शेष भारत को वो नॉर्थ ईस्ट से सेपरेट कर सके। आप इधर देखें, डोकलाम तक तो इन्होंने अपनी रीच बना ही ली है और अगर ये यहां पर भी पहुंच जाते हैं तो आने वाले समय में भारत के लिए इस जगह को सुरक्षित करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
इसी वजह से भारत ने यहां पर चाइना को नहीं आने दिया और शेख हसीना ने भारत आकर भारत से इसी के लिए समझाइश के साथ समझौता किया कि देखिए आपके हित में है ये, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है साहब। अब ये शेख हसीना भारत आ गई, भारत के साथ वार्ता कर गई कि भारत के साथ ही हम तीस्ता प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चाइना इनकी उम्मीद टोह रहा था कि आप आएंगी तो आपके साथ में हम इस एग्रीमेंट को करेंगे। चाइना ने शेख हसीना को अपनी तरफ से बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर दिए हुए थे। जैसे इनसे कहा हुआ था कि आप जब आएंगी तो हम आपको $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देंगे, $15 बिलियन तो आपके यहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे और $5 बिलियन का हम आपको युआन देंगे जो कि चीनी करेंसी है, और उससे आप चाइना से सामान मंगा पाएंगी। यानी चाइना ने बांग्लादेश को पहले से ही यह कह रखा था कि जब आप चाइना आएंगी तो आपको बहुत सारा धन दिया जाएगा। चाइना की यह हमेशा से टेंडेंसी रही है डेट ट्रैप में फंसाने की, यानी कि दूसरे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने की। हालांकि भारत ने अपने पड़ोसी मुल्कों को यह खूब समझाया है कि चीन के ऋण जाल में मत फंसिए, लेकिन जिसकी जैसी करनी। हालांकि श्रीलंका के हालात देखकर बहुत सारे पड़ोसी मुल्क समझ गए हैं। यही कारण है कि शेख हसीना यह समझते हुए ही भारत के साथ एग्रीमेंट की, ना कि चाइना के साथ। लेकिन चाइना ने तो अपनी गोटी फेंकी हुई थी कि आप आएंगी तो हम आपको $15 बिलियन तो एक मुश्त देंगे, $5 बिलियन के युआन देंगे। शेख हसीना पहुंचती हैं कि चलिए ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। शेख हसीना आप यहां पर चाइना पहुंचती हैं जुलाई 10 के दिन की आप ये न्यूज देखते हैं। 9 जुलाई को जब आप पहुंचती हैं तो यहां पर 4 दिन की यात्रा प्लान की जाती है कि मैडम यहां पर 4 दिन रुकेंगी, शी जिनपिंग से और यहां के प्रधानमंत्री ली क्वेंग से मुलाकात करेंगी और बायलैटरल रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए इस पर कार्य करेंगी। ठीक है। इससे पहले शेख हसीना और शी जिनपिंग 15वें ब्रिक्स समिट के अंदर जोहान्सबर्ग में मुलाकात किए थे। ये जो मैंने $20 बिलियन की आपको बात बताई, ये एक अखबार में जो कि डेली स्टार के नाम से बांग्लादेश का अखबार है, इसमें छपी थी कि पीएम्स विजिट टू चाइना, ढाका टू सीक $20 बिलियन फ्रेश लोन फ्रॉम बीजिंग। यानी कि ये बांग्लादेश में एक बड़ी खबर है कि ये इसलिए गई हैं क्योंकि इन्हें $20 बिलियन का धनराशि चाहिए कर्जे के रूप में। यह खबर छपी और इस खबर में यह बकायदा मेंशन किया गया कि चाइना बांग्लादेश को संभवतः $15 बिलियन तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देगा और $5 बिलियन का वो इनको युआन पकड़ाएगा और उस $5 बिलियन के युआन को वो इंपोर्ट्स के लिए देगा ताकि उस पैसे का उपयोग इंपोर्ट्स के लिए किया जा सके। ठीक है साहब। यह जानकारी यहां पर निकल कर आई। चाइना देना क्यों चाहता है उसके पीछे का मैंने आपको कारण बता दिया, क्योंकि वो इस स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस वाले स्थान पर भारत को घेरना चाहता है। और हालांकि इस विषय पर पहले भी काफी सुर्खियां आ चुकी हैं कि चाइना की तीस्ता डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर निगाह है, क्योंकि भारत को वो यहीं पर काउंटर कर सकता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन शेख हसीना ने भारत के प्रति अपना रवैया सकारात्मक रखते हुए भारत की यात्रा में तीस्ता प्रोजेक्ट भारत के साथ करने का पहले ही निर्णय ले लिया था, क्योंकि चीन बांग्लादेश को $1 बिलियन इसी काम के लिए देने वाला था। तो शेख हसीना भारत से उस चीज को पक्का करके चली गई कि साहब अगर आप इसे देते हैं तो मैं आपके साथ प्रेफरेबली काम करना पसंद करूंगी। तीस्ता नदी का जो पूरा मामला है ये हमने पहले भी बहुत डिटेल में समझाया है, मैं फिर से बता दूं। सिक्किम से निकलकर आने वाली एक नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश में जब एंट्री करती है, इस नदी को लेकर के बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल जल बंटवारे को लेकर संघर्ष में है। भारत चाहता है कि वो इसका 55% पानी यूज करे और बांग्लादेश चाहता है कि वो इसका 50% पानी यूज करे। बराबर पानी के बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में लंबी चर्चा है, लेकिन पश्चिम बंगाल इस बात से खुश नहीं है। उनका मानना है कि अगर तीस्ता का 50% पानी बांग्लादेश को दे दिया तो पश्चिम बंगाल के अंदर सूखा आ जाएगा, उस पर्टिकुलर सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्षेत्र में पानी की किल्लत हो जाएगी। हालांकि ये तीनों के बीच में बैठकर होने वाला समझौता है और इसी को लेकर के दोनों देशों के बीच में लंबे समय से बात चल रही है। ठीक है साहब। बांग्लादेश की पीएम यहां पर पहुंचती हैं, चाइना पहुंच करके इनका स्वागत होता है, लेकिन स्वागत उस स्केल पर नहीं होता है जिस स्केल पर एक्सपेक्ट किया गया था।
यहां पर यहां तक हुआ कि मतलब एक सिस्टम प्रोटोकॉल रखा जाता है। प्रोटोकॉल ये होता है कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो प्रधानमंत्री के साथ समकक्ष अगर कोई विदेश मंत्री गया है तो वो विदेश मंत्री से मुलाकात करेगा, प्रधानमंत्री वहां के प्रधानमंत्री से बात करेगा। इस तरह से वार्ताएं होती हैं। यहां के विदेश मंत्री ने मुलाकात ही नहीं करी। साथ ही साथ यहां के राष्ट्रपति से इनकी मुलाकात तो हुई, लेकिन उस मुलाकात के बाद में इनको खोदा पहाड़ और निकली चूहिया जैसी फीलिंग आई। क्या फीलिंग आई? फीलिंग ये आई कि ये उम्मीद करके गए थे कि $20 बिलियन राशि मिलेगी चाइना के द्वारा, मिला इनको $100 मिलियन। दोबारा से सुनिएगा, उम्मीदें थी $20 बिलियन की, मिला कितना? $100 मिलियन। मतलब कि कहो तो एकदम पहाड़ जैसी राशि सोची थी और कहां राई के दाने बराबर मदद भेज दी। इस बात से शेख हसीना खिन्न हो गई। बोले कहां तो तुम लोग कह रहे थे कि $5 बिलियन तो केवल हम इंपोर्ट के लिए देंगे, आपने केवल $100 मिलियन पकड़ा दिए। तो बोले साहब मेरी इस विजिट का मतलब ही क्या रहा? शेख हसीना ने अपनी तरफ से साफ कहा कि आप 1 बिलियन युआन दिए हो मुझे, जो कि $137 मिलियन के बराबर है, इसका करेंगे क्या? शेख हसीना ने जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि यहां से इतना धन मिलेगा, चाइना ने उस धन को इन्हें नहीं पकड़ाया। कहने का मतलब यह निकला कि दोनों देशों ने इस बात पर काफी ज्यादा एक दूसरे का नुकसान देख लिया है। चाइना चाहता था कि वो भारत को काउंटर करने के लिए बांग्लादेश में बैठे, वो नहीं हुआ। बांग्लादेश चाहता था कि वो तीसता तो ना ले लेकिन 20 बिलियन दे दे। चाइना ने कहा हम क्यों दे जब हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा। कुल मिलाकर चाइना ने पैसे के लिए बांग्लादेश को तरसा दिया। अब ऐसी स्थिति में भारत को चाहिए कि वो बांग्लादेश का साथ दे। दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स तो हुए, लेकिन वो खास एग्रीमेंट्स नहीं हुए। अब मैं ये बात इतने अच्छे से कह क्यों पा रहा हूं, एक बार के लिए कुछ ट्वीट्स पर नजर डालते हैं। देखिए, ये इनकी पार्टी का जुलाई 8 का ट्वीट है। जुलाई 8 के ट्वीट में आप यहां देखते हैं कि यहां लिखा हुआ है कि 4 दिवसीय यात्रा के लिए शेख हसीना यात्रा पर जा रही हैं। कहां की यात्रा पर जा रही हैं? चाइना की यात्रा पर जा रही हैं। और यहां पर आप 11 जुलाई का ट्वीट देखें, यहां पर लिखा हुआ है शेख हसीना 3 डेज ऑफिशियल विजिट। 4 दिवसीय यात्रा 3 दिवस की रह गई। जब इनसे पूछा गया कि मैडम ऐसा क्या हुआ, तो इनकी तरफ से नहीं अपितु इनके विभाग की तरफ से जानकारी आई कि मैडम की बच्ची की तबीयत खराब है, इसलिए वो बीच में ही लौटकर चली आई। लेकिन असल मायने में चाइना में इनको इनके हिसाब का सम्मान नहीं मिला। चाइना की मीडिया, जो अक्सर कोई भी विदेशी आता है तो उसको बहुत अच्छी कवरेज देते हैं, उन्होंने शेख हसीना की यात्रा को कोई खासा कवरेज नहीं दिया। ऐसी स्थिति में डॉटर्स इलनेस और फ्रिक्शन विद बीजिंग, इस प्रकार की हेडिंग्स बनने लगी कि वाकई में बेटी बीमार है या फिर बीजिंग के साथ में लड़ाई हो गई है। इस बात को लेकर के शेख हसीना का काफी ज्यादा मीडिया में जिक्र हो रहा है। बांग्लादेश के लोगों का कहना है कि बांग्लादेश चाइना और इंडिया के बीच में सामंजस्य बिठाने में नाकामयाब रहा है, लेकिन यह फिलहाल के लिए भारत के हित में है और भारत को ऐसी स्थिति में बांग्लादेश को बहुत ही प्यार से अपने साथ रखकर चलना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में सरकारें आती जाती रहती हैं। कल को ऐसा ना हो कि शेख हसीना के स्थान पर किसी और की सरकार जब यहां बने तो वो भारत के खिलाफ ऐसे कदम उठाए जिसका कि नुकसान हमें आगामी और दूरगामी असर में देखने को मिले। तो भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का एक बार फिर से पुनरावलोकन करना चाहिए कि क्या इतने एक्सट्रीम टाइज, हालांकि शुरुआत में वो भारत हितैषी हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर खालिदा जिया अगर सरकार में आए और वो चाइना के हित में भारत के दिए हुए प्रोजेक्ट्स को हटा दें और उनके स्थान पर चाइना को ले जाकर बिठा दें। यह चीज चिंता का एक विषय बन सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बांग्लादेश ने अपनी तरफ से कहा है कि वो जो 1 बिलियन चाहता है वो अब इंडिया से ले लेगा, चाइना से नहीं लेगा। कुल मिलाकर बांग्लादेश को इंडिया और चाइना के बीच में रहकर फायदा तो कुल मिलाकर हुआ ही है, लेकिन कहां उसे $20 बिलियन का एक्सपेक्टेशन था वो उसे निश्चित ही नुकसानदायक लगा है। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हाँ भाई, मैं कल की तरह एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर लेता हूं। मैंने कल भी आपसे कहा था, उम्मीद थी कि आप में से बहुत से लोग जो सेशन सुनते हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो सब्सक्राइब करेंगे, जिसका कोई खर्चा नहीं लगता है, ताकि कल हम 2 मिलियन का टारगेट टच कर पाते। लेकिन आपके प्यार को मैं अब थोड़ा सा अच्छे से समझ रहा हूं कि आप प्यार में बड़ी कंजूसी रख रहे हैं। संभवतया कहीं ना कहीं आपके उस व्यवहार में मुझे
अपने प्रति थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, जिस व्यवहार को आप मेरे लिए नहीं लेकर आ रहे हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए होते तो कल का दिन हमारे लिए यादगार होता। कुछ ही हजार सब्सक्राइबर्स से बचा रह गया, लेकिन कोई नहीं, फिर से मेरा काम रिक्वेस्ट करना है। अगर आप रिक्वेस्ट को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी पाठशाला को 2 मिलियन तक पहुंचाने का कष्ट करें। बाकी हमारा जीए फाउंडेशन का बैच उपलब्ध है अपनी पाठशाला पर। रिकॉर्डेड बैच है जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं जिन्हें आप अपनी पाठशाला से जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर आपके घर पर डिलीवर होने के लिए हैंड रिटन नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। ठीक है साहब, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। हाँ जी, फुल प्यार है विनायक, थैंक यू सो मच भाई। सर कोई क्रिएटर हमारे उत्तराखंड वालों की आवाज़ नहीं उठाता, हमारी सेव उत्तराखंड की आवाज़ उठा लीजिए प्लीज़। कल जो मैंगलोर में हुआ वो रोज़ उत्तराखंड में हो रहा है, प्लीज़ रेज अवर वॉइस। भाई जब जब उत्तराखंड का विषय आता है, हमने ट्विटर पर भी हाल ही में जो लैंडस्लाइड की घटना हुई है वो डाली है, जोशीमठ के ऊपर हमने खूब सेशंस किए हैं। ऐसा नहीं है, जब जब उत्तराखंड हमारे सुर्खियों में होता है हम ज़रूर लेते हैं, ऐसा आप मतलब कम से कम ब्लेम ना करें। हम ऑलरेडी उत्तराखंड को खूब कवर करते हैं भाई, है ना। चलिए, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है दोबारा मत कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अमेरिका में तानाशाही आने वाली है? आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो भाई, भारत में तानाशाही आने वाली थी, इसका चुनाव प्रचार में आपने काफी योगदान सुना। सेम ऐसे ही अमेरिका में तानाशाही आने वाली है, ऐसा अब अमेरिकी चुनावों में चर्चा चल रही है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, हम उस बात को ही आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिका में इन दिनों एक जबरदस्त प्रोजेक्ट 2025 की जिक्र हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तो वो प्रोजेक्ट 2025 एक्टिवेट कर देंगे, और उसके एक्टिवेट होते ही अमेरिका में तानाशाही आ जाएगी। यानी कि एक धड़ा अमेरिका में ऐसा है, जो ट्रंप को राष्ट्रपति अगर बनते हुए देखता है तो उनका मानना है कि ट्रंप आते ही तानाशाही ला देंगे। मतलब आपको लग रहा था कि ये केवल तानाशाही इंडिया के अंदर चलती है, इंडिया के चुनाव प्रचारों में मायने रखती है, ऐसा नहीं है। हमसे कई स्केल ऊपर इस समय अमेरिका में तानाशाही का जिक्र चल रहा है। आइए पूरा विस्तार से इस विषय को समझते हैं। प्रोजेक्ट 2025 क्या है, जिसके तहत तानाशाही लाने का मास्टर प्लान बनाया गया है, उसे समझते हैं। ठीक है साहब, चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की है जो नवंबर 2024 में होने वाले हैं, जिसके चलते जनवरी 2025 में ट्रंप अथवा बाइडेन दोनों में से कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर में जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, उस व्यक्ति के लिए आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज निकलती आ रही हैं। हाल ही में ट्रंप पर हुआ हमला बड़ी सुर्खी बना। ये तस्वीर तो अब ट्रंप के संघर्ष की हमेशा गाथा लिखेगी। ट्रंप को लकी माना जा रहा है कि ट्रंप के ऊपर गोली चली और ट्रंप ने हल्की सी गर्दन घुमाई। अगर वो गर्दन ना घुमाए होते तो शायद ट्रंप आज जिंदा ना होते, क्योंकि उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से गर्दन घुमाई थी और उनके कान से छू की गोली बाहर निकल गई और ट्रंप बाल बाल बच गए। हमने इस पर सेशन अंकित इंस्पायर इंडिया पर डाला भी है। अब जो ट्रंप बच गए हैं, बचे हुए ट्रंप पर अमेरिकी लोगों की काफी सिंपैथी आ गई है कि ट्रंप को मारना चाहा था, ट्रंप मरे नहीं, और अब ट्रंप जिस तरह की सिंपैथी वेव पर सवार हैं, हो सकता है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति बन जाएं। तो जो बाइडेन के समर्थक हैं वो ट्रंप के खिलाफ, अब इसको प्रोपेगेंडा कहिए या फिर खराब न्यूज कहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ट्रंप इस बात का खुलकर विरोध कर रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ केवल प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में इलेक्शंस के दौरान तानाशाही आने वाली है, ऐसा कह करके और उसके पक्ष में सारे प्रमाण पुट करके कि देखिए ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। चुनाव से पहले इतनी बड़ी फहरिस्त निकल कर आ गई थी जो अचानक गायब हो गई है। ट्रंप के पक्ष में और विपक्ष में लोग ऐसी ही जानकारी निकाल कर ला रहे हैं कि देखो ट्रंप आए तो तानाशाही आएगी,
और उसको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट 2025 कि ट्रंप आते ही कुछ तगड़ा कर देंगे। आप हेडलाइंस देखें, व्हाट इज प्रोजेक्ट 2025, व्हाई प्रेसिडेंट बाइडेन इज सो वोकल अबाउट इट। और बाइडेन जहां तहां इसी का जिक्र कर रहे हैं कि अगर आप ट्रंप को लाते हैं तो वो यहां पर डिक्टेटरशिप ला देंगे। तो आप देखिए यहां पर प्रोजेक्ट 2025 पूरी तरह अमेरिका के अंदर सुर्खी में चल रहा है। रही बात तानाशाही की, ये कहां से आई, तो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। उन्होंने कहा है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैज रेज्ड अलार्म अबाउट फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स इंटेंशन फॉर ए सेकंड टर्म, claiming he has a detailed plan to transform American democracy into dictatorship। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की हैं, संभवतः भारतीय न्यूज से काफी प्रभावित रही हैं, इसीलिए यही वाला एजेंडा वो अमेरिका में ले गई हैं और अमेरिका में ले जाकर वो इसको तथ्यात्मक रूप से प्रूव कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि प्रोजेक्ट 2025 अगर एक्टिवेट हुआ तो डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। हालांकि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी का जो हाल है वो यहां पर हम काफी दिन से देख रहे हैं, लेकिन इस बीच में आज हम ये भी समझेंगे कि अमेरिका में तानाशाही कैसे आ सकती है अकॉर्डिंग टू बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। बाइडेन कैसे ट्रंप के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं कि अगर ये आ गए तो व्हाइट हाउस में जैसे ही जनवरी 2025 में ये एंट्री करेंगे, इन्होंने पूरा एक प्रोफार्मा तैयार करके रखा हुआ है। जैसे ही आएंगे और तुरंत आते ही ये अपना 180 दिन का रोड मैप एक्टिवेट कर देंगे। इन्होंने एक 922 पन्ने की कॉपी बनाई हुई है जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या क्या ये करने वाले हैं। अब बड़ा सवाल बनता है, 922 पन्ने की रिपोर्ट है, 922 पन्ने की रिपोर्ट आ कहां से गई? ट्रंप मना कर रहे हैं तो फिर बाइडेन के हाथ कहां से लग गई? प्रोजेक्ट 2025 उसको नाम क्यों दिया गया है? किसने ये रिपोर्ट तैयार कर दी है? ट्रंप ऐसा क्या करने वाले हैं जो जगजाहिर हो गया है? सारी बातें अब आपके सामने विस्तार से करते हैं। असल मायने में कहानी कुछ इस प्रकार से है कि डोनाल्ड ट्रंप एक थिंक टैंक या फिर ये कहिए कि एक तरह का बुद्धिजीवियों का समूह जिसका नाम है हेरिटेज फाउंडेशन। थिंक टैंक का मतलब समझिए कि ये कोई सरकारी संस्थाएं तो नहीं होती हैं, लेकिन आपने अपने लिए कुछ बुद्धिजीवी लोगों का समूह बनाया हुआ है जो आपके लिए कुछ सकारात्मक सोच करके विजन डॉक्यूमेंट्स बनाती हैं। जैसे भारत में नीति आयोग प्लान बनाकर देता है भारत सरकार को कि आप इस तरह से काम करिए, ऐसे ही द हेरिटेज फाउंडेशन नाम से अमेरिका का एक थिंक टैंक है, नीति आयोग की तरह समझिए लेकिन सरकारी नहीं है। ये जो थिंक टैंक है इसके द्वारा ये 922 पन्ने की रिपोर्ट तैयार की हुई बताई जाती है। कहा जाता है कि हेरिटेज फाउंडेशन ने प्रोजेक्ट 2025 बनाया है। अब ये हेरिटेज फाउंडेशन है क्या? ये वो फाउंडेशन है जो अमेरिका के लिए फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी, सिविल सोसाइटी को फ्लरिश करने के लिए अपनी तरफ से आइडियाज देता है कि अगर अमेरिका को ग्रो करना है तो वो किस तरह से ग्रो करे। अगर सवाल किया जाए कि इसके साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं तो ये इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के थ्रू चलती है। ठीक है साहब। अब बड़ा सवाल ये है कि प्रोजेक्ट 2025 एक थिंक टैंक जिसका नाम हेरिटेज फाउंडेशन है उसने तैयार किया है, तो फिर ट्रंप का नाम इसके अंदर क्यों घसीटा जा रहा है? कहते हैं कि ये द हेरिटेज फाउंडेशन जो है ये ट्रंप की ही तरह जो रिपब्लिकन्स लोग हैं, ट्रंप की पार्टी से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, उन्हीं लोगों से संबंधित है। इनकी बताई हुई बातें पूर्व राष्ट्रपति भी हूबहू अपनाते आए हैं। बोले 1973 के अंदर इस पार्टी के द्वारा कंजर्वेटिव तरीके से कार्य किए गए थे और 1980 में इन्हीं के बताए हुए आइडिया पर काम करते हुए रोनाल्ड रीगन जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने इन्हीं के बताए हुए प्रोजेक्ट के तहत कार्य किया था। मतलब यह मानकर चलिए कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो रीगन थे, उन्हें इस हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा दी गई जो नसीहतें थी वो बहुत पसंद थी। इतनी पसंद थी कि वो मैनिफेस्टो की कॉपी के रूप में इनकी बताई हुई बातों को बांटा करते थे। कहते हैं कि रीगन ने 2000 नीतिगत सलाह इस हेरिटेज फाउंडेशन से ली थी, जिसमें से 60% उन्होंने पहले ही साल में लागू कर दी थी। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि हेरिटेज फाउंडेशन एक ऐसा समूह है जिसको ट्रंप की पार्टी के पहले भी जो राष्ट्रपति रहे हैं वो मानते आए हैं।
और आसान भाषा में, अपने भारतीय भाषा में समझाऊं तो समझिए कि ये एक मैनिफेस्टो है। हालांकि चुनावी घोषणा पत्र इनके अलग हैं, लेकिन अमेरिका में इसे रीगन के टाइम पर मैनिफेस्टो के समान ही वैल्यू दी गई थी कि अगर हेरिटेज फाउंडेशन ने कुछ कहा है और अगर कोई उसकी पालना कर जाए तो अमेरिका को कैसे अमेरिकी फर्स्ट बनाना है यह आसानी से किया जा सकता है। रीगन ने हेरिटेज फाउंडेशन की बात को बखूबी माना था, ट्रंप भी मानेंगे। इस बात का कयास क्यों लगाया जा रहा है? इसके पीछे तर्क यह है कि इसके अंदर जुड़े हुए जो लोग हैं, प्रोजेक्ट 25 को तैयार करने वाले जो लोग हैं, उनमें केविन रॉबर्ट्स, पॉल डाउन्स, स्टीव ग्रोव्स और रिक डियरबर्न्स आइदर या तो ये ट्रंप की पार्टी से संबंध रखते हैं या फिर ट्रंप के द्वारा इनको हमेशा किसी ना किसी प्रकार से सम्मानित किया गया है। कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट 25 को लिखने वाले जो 38 लोग हैं, उनमें से 31 लोग किसी ना किसी तरह से ट्रंप से जुड़े हुए हैं। केविन रॉबर्ट्स तो 2025 का नेतृत्व किए हैं, ये इस हेरिटेज के फाउंडेशन हैं और ट्रंप ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि वो एक बेहतरीन काम करने वाले व्यक्ति हैं। अर्थात ट्रंप इनकी बात मानेंगे। इसका कयास इस बात से लगाया जा रहा है कि हेरिटेज फाउंडेशन के जो डायरेक्टर बने हुए व्यक्ति, प्रेसिडेंट बने हुए जो व्यक्ति हैं, वो ट्रंप के निकट सहयोगी हैं और ट्रंप उनके काफी ज्यादा प्रशंसक रहे हैं। ऐसे ही 2025 के डायरेक्टर पॉल डाउन्स हैं, जो ट्रंप के कार्यकाल में कार्मिक प्रबंधन कार्यालय में चीफ ऑफ स्टाफ थे। हेरिटेज का कहना है कि 2025 तैयार करने में 100 से अधिक दक्षिणपंथी राइट विंग विचारधारा वाले संगठनों ने योगदान दिया है। इसका मतलब कुछ तो ऐसा मसौदा है जो ट्रंप को कहीं ना कहीं अफेक्ट तो करेगा और ट्रंप उससे कनेक्टेड रहेंगे, ऐसा मीडिया ने कंक्लूड कर दिया है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कंक्लूड कर दिया है कि ट्रंप अगर सरकार में आए तो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा 2025 का जो प्रोजेक्ट बनाया गया है यह लागू कर ही देंगे। अब यह बात बड़ी बनती है कि साहब ये तो इनकी वेबसाइट पर पब्लिकली पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट 2025, तो फिर ऐसी स्थिति में तो यह सबको पता चल गया होगा कि ट्रंप क्या करने वाले हैं। बिल्कुल सबको पता चल गया कि ट्रंप क्या करने वाले हैं। अगर यही सब होता है तो निश्चित ही अमेरिका के लिए यह मैनिफेस्टो के समान ही होगा। तो साहब ऐसी क्या बातें लिखी हैं? देखिए, बहुत सारे तरह से लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कह रहे हैं कुछ लोग तो कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है वो दुनिया को खत्म करने का है इस प्रोजेक्ट 2025 के माध्यम से। अगर 2025 लागू होता है तो शरणार्थियों का प्रवेश अमेरिका में बंद कर दिया जाएगा। नंबर दूसरा, पोर्नोग्राफी पर बैन लगा दिया जाएगा। नंबर तीसरा, चीन से बिजनेस बंद कर दिया जाएगा। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से अधिकतम काम कर दिया जाएगा, मतलब इनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार किया जाएगा। शिक्षा विभाग को खत्म कर दिया जाएगा। बोले जो आज के समय का शिक्षा विभाग है वो काफी ज्यादा समानता की, खुलेपन की बात करता है। असल मायने में यह खुलापन अमेरिकियों को बिगाड़ रहा है। और तो और अबॉर्शन करने की जो गोली है उसको बंद कर दिया जाएगा, यानी कि लोगों का राइट टू प्रेगनेंसी छीन लिया जाएगा कि महिलाएं अगर अबॉर्ट करना चाहती हैं, बोले नहीं, आप अबॉर्ट बच्चा नहीं कर पाएंगी। नए परमाणु हथियार तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स में कटौती की जाएगी सो दैट वहां की इकोनॉमी में कंपनीज ग्रो करें। लेफ्ट विचारधारा वाले जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी नौकरी छीन ली जाएगी और डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी ज्यादा आक्रामक होगी। ये वो पॉइंट्स हैं जो सार में लिखे गए हैं। 922 पन्नों पर इतनी सी ही बातें नहीं लिखी हैं, बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन वो काम की जो बातें हैं इसमें सारी बातें हैं। इंडिया को लेकर क्या हो सकता है, वगैरह को लेकर क्या हो सकता है, मतलब कुल मिलाकर के इसके कंक्लूजन्स हैं। किसी देश का नाम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका कैसे आगे बढ़े, अमेरिका को क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट 2025 में लिखा है। ट्रंप यही मान लेंगे, इस पर कयास इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनके पूर्ववर्ती रोनाल्ड रीगन तो पहले ही साल में 60% चीजें मान गए थे। इसलिए अगर ऐसा होता है तो अमेरिका कुछ नया रूप यहां पर देख सकता है। अब बड़ा सवाल फिर बनता है, बोले सर एक बात बताइए, अमेरिका में क्या वाकई में ट्रंप का एरा आक्रामक एरा रहा है क्या? बिल्कुल रहा है। आप याद करिए, ट्रंप से पहले ओबामा हुआ करते थे।
ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका काफी सॉफ्ट तरीके से आगे बढ़ा था। उदाहरण के लिए सॉफ्ट से मतलब, हालांकि युद्ध तो इनके हर राष्ट्रपति की देन होती है, लेकिन सॉफ्ट से मतलब है कि उन्होंने ईरान के प्रति थोड़ा नरम रवैया रखा था। उसी के साथ में वो मिलकर JCPOA एग्रीमेंट भी कर रहे थे कि चलो ठीक है, ईरान वालों को न्यूक्लियर फ्यूल उपलब्ध कराएंगे, इस तरह की वार्ताएं कर रहे थे। लेकिन ट्रंप जैसे ही आए, इन्होंने काट सा लगा दिया ईरान पर, रशिया पर, नॉर्थ कोरिया पर कि इनसे तो कोई भी व्यापार नहीं करेगा। ट्रंप को लोग बेवकूफ समझ रहे थे, लेकिन ट्रंप ने काफी सारे ऐसे काम भी किए जो अनएक्सपेक्टेड थे। उदाहरण के लिए इजराइल और UAE के बीच में हाथ मिलवा दिया, अब्राहम अकॉर्ड करवा दिया। नंबर दूसरा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एक दूसरे के नजदीक लाकर बिठा दिया कि आओ एक दूसरे से हैंडशेक कर दो। ऐसे ही अफ्रीका के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके बीच में लंबे डिस्प्यूट चले आ रहे थे, उन्हें रिजॉल्व करवा दिया। भारत से भी कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी और पाकिस्तान की दोस्ती करवा देता हूं, हालांकि भारत ने इन्हें मना कर दिया। कुल मिलाकर ट्रंप का जो एरा था वो बड़ा ही फॉरेन पॉलिसी को लेकर आक्रामक था, और आक्रामक के साथ साथ सुलझा हुआ भी था। बाइडेन किसी मामले को सुलझा नहीं पाए। हालांकि ट्रंप ने ही अफगानिस्तान से सेना हटाने का भी निर्णय लिया था, लेकिन सेना हटाने का ट्रंप का निर्णय और उसके एग्जीक्यूशन में बाइडेन सरकार जो है वो पूरी तरह से विफल रही। कुल मिलाकर ट्रंप अपने आप को विदेश नीति पर ज्यादा सुलझा हुआ पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके प्रति जो लोग सकारात्मक भाव रखते हैं, उनका मानना है कि अगर ट्रंप आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, ट्रंप हमेशा शरणार्थियों के खिलाफ रहे हैं। खिलाफ के नाम पर उन्होंने अमेरिका और मैक्सिको के बीच में लंबी दीवार खिंचवाने का प्लान किया था, जो कि बन भी गई। ऐसी स्थिति में अगर शरणार्थियों के लिए जब ये दीवार बनवा सकते हैं, तो विचार करिए कि आने वाले समय में अगर कोई शरणार्थी आ रहा हो तो उसके लिए ट्रंप क्या करेंगे। तो जवाब मिलता है कि ब्रिटेन की तरह ही, जैसे ब्रिटेन ने शरणार्थियों को हवाई जहाज में भरकर रवांडा भेजने का प्लान किया, वैसे ही अमेरिका अपने देश में आ रहे अवैध रूप से करोड़ों अप्रवासियों को जो यहां पर आकर के शरण ले रहे हैं, शरणार्थी हैं, उन्हें वापस उनके देश में ड्रॉप करवा सकता है। अगर ट्रंप आते हैं तो शरणार्थियों के ऊपर बहुत तगड़े से कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा खबर में निकलता है। तो प्रोजेक्ट 2025 में एक लंबी फहरिस्त है कि अगर ऐसा हुआ तो निश्चित ही कमाल का हो जाएगा। कहते हैं गवर्नमेंट के अंदर यूनिटरी एग्जीक्यूटिव थ्योरी पर काम होगा, कोर्ट से ऊपर ट्रंप अपने आप को ले जाएंगे, कुछ इस तरह का काम कर सकते हैं। इमिग्रेशन को लेकर तो ये बहुत सख्ती बरत सकते हैं, ये उठा करके लोगों को उन्हीं के देश वापस भेज सकते हैं। ऐसा तक अखबारों में छप रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या डोनाल्ड ट्रंप 20 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को दोबारा अगर इलेक्ट होते हैं तो वापस डिपोर्ट कर देंगे, उन्हीं के देश में जाकर छोड़ देंगे। ऐसा प्रोजेक्ट 2025 में चल रहा है। अर्थात एक तरह से ऐसे समझिए जैसे भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों को लेकर अगर कोई न्यूज आ जाए कि भाई शरणार्थियों को वापस उनके देश में भेजा जाएगा, तो ऐसी न्यूज से हो सकता है कि उनके प्रति जो सिंपैथाइजर हैं वो नाराज हो जाएं, वो जिनकी वोट बैंक हैं वो नाराज हो जाएं। अमेरिका में भी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। इमिग्रेंट्स को भड़काया जा रहा है कि देखो अगर ट्रंप आ गए तो बेटा 2 करोड़ लोगों को, अब सोचो 33 करोड़ तो कुल आबादी है, उनमें से 2 करोड़ लोगों को कोई भड़का दे कि तुमको तो वापस भेजने की तैयारी कर रहा है, तो उस आदमी में कितना डर बैठेगा। डर बैठेगा तो वो ट्रंप के खिलाफ रहेगा। अगर वो ट्रंप के खिलाफ रहेगा तो उसका ट्रंप के खिलाफ रहना चुनाव परिणाम में भी दिखाई देगा। आप देखें कि इलीगल जो यहां पर आए हुए जो इमिग्रेंट्स हैं, उन पर जो ट्रंप की नीति है उसे लेकर के अमेरिका में काफी माहौल बना हुआ है, विशेष रूप से तब जब अपने पिछले कार्यकाल में बकायदा ये दीवार बनवाने में कामयाब हो गए थे मैक्सिको और अमेरिका के बीच में। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि अगर ये दीवार बनवा सकते हैं, इतना टफ डिसीजन ले सकते हैं, तो ये तो इमिग्रेंट्स को उठाकर बाहर ही फेंक देंगे। और तो और इजराइल फिलिस्तीन के मामले में अगर आपने देखा हो तो कुछ दिनों पूर्व अमेरिका के अंदर इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हुए थे। प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के छात्र निकलकर बाहर आए थे, अगर आपको ध्यान हो। लेकिन उसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप निकलकर आए और पुलिस का समर्थन किया इस बात पर कि अगर तुम इन्हें पीट रहे हो तो अच्छा कर रहे हो, यानी छात्रों के ऊपर अगर तुम लाठी चला रहे हो तो कुछ बुराई नहीं है।
अर्थात ये उस चीज के पक्षधर हैं, यानी इजराइल के कट्टर समर्थक बन के निकलते हैं और फिलिस्तीन के सख्त खिलाफ बनकर निकलते हैं। ट्रंप ने अपनी तरफ से पुलिस क्रैकडाउन को अच्छी तरह से प्रेज किया। साथ ही साथ क्लाइमेट और इकोनॉमी को लेकर के भी इनका बड़ा ही मतलब विचित्र रूप है। आप जब आए थे लास्ट टाइम, जब राष्ट्रपति बने थे, तो पेरिस क्लाइमेट डील से यह कहते हुए बाहर हो गए थे कि चाइना और इंडिया इतना पॉल्यूशन फैलाते हैं, इनके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, अमेरिका ही सारा पेमेंट क्यों करे। तो ऐसी स्थिति में अगर ट्रंप वापस आते हैं तो क्लाइमेट को लेकर कुछ और भी खतरनाक कदम उठा सकते हैं, जिनमें से डीजल और पेट्रोल का और ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के इनके बयानों को पहले भी लोग काफी ज्यादा हास्यास्पद पाते रहे हैं। जहां तक बात की जाए एजुकेशन की, तो ये एजुकेशन के मामले में बड़े ही ब्लंट विचार रख रहे हैं, ऐसा प्रोजेक्ट 2025 में कहा गया है। और क्या कहा गया है, बोले ये जो खुलेपन की शिक्षा दे रहे हैं ना अमेरिका में, ये ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में अमेरिका में उस शिक्षा विभाग को ही खत्म कर देना चाहिए जो इस तरह का खुलापन प्रसार रही है। बाकायदा प्रॉपर प्लान्ड तरीके से एजुकेशन दी जानी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्रोजेक्ट 2025 वाकई में इंप्लीमेंट होता है तो यह कुछ हद तक तालिबानी शासन जैसा प्रतीत होता है। यह जब बात अमेरिका में सर्कुलेट की जाती है तो सर्कुलेशन पर बहुत से लोग ट्रंप के खिलाफ होते हुए दिखाई देते हैं। बोले भाई ट्रंप बहुत खिलाफ, हम उसके खिलाफ हैं, अगर ये चीज आती है तो हम उसके खिलाफ हो जाएंगे अगर ऐसा वो करते हैं। तो क्या वाकई में ट्रंप का ऐसा विचार है? तो ट्रंप के बारे में अमेरिका में इस प्रकार के होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। देखिए, ट्रंप प्लान टू बी ए डिक्टेटर ऑन डे 1, प्रोजेक्ट 2025। ज्यादा जानकारी के लिए गूगल करें। इस तरह के होर्डिंग्स लग रहे हैं, यानी डिक्टेटरशिप इंडिया के बाद अब अमेरिका के अंदर भी गजब तरीके से चर्चा में है और ट्रंप को डिक्टेटर का नया अवतार माना जा रहा है कि अगर ये आए तो चुनाव प्रचारों में इस तरह के चुनाव प्रचार चल रहे हैं। बाइडेन की पार्टी इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से भुनाने में लगी हुई है किसी भी तरह से कि भाई यदि ये आते हैं तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। जनता को ये उकसाया जा रहा है कि ये आदमी आप लोगों के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी कर देगा और इस काम को करने में हर तरह से बाइडेन और बाइडेन के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस सब लगे हुए हैं। इस पर ट्रंप का कहना है कि भाई मैं तो इस चीज से जानकारी ही नहीं रखता। ट्रंप ने अपनी तरफ से रीट्रूथ करके जो उनकी ट्रुथ करके जो उन्होंने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है उसमें उन्होंने साफ साफ इनकार किया कि मैं ऐसा कुछ भी प्रोजेक्ट 2025 के बारे में नहीं जानता, मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि इसके पीछे कौन है और मैं इस चीज को पूरी तरह से गलत मानता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं मैं उन्हें अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। खैर, ट्रंप ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया, लेकिन दुनिया में भय का व्यापार बहुत तेजी से होता है और जितना ज्यादा भय फैलता है जंगल में आग की तरह, उतना तेजी से सच्चाई नहीं फैलती है। यही कारण है कि भारत के चुनावों में भी जबरदस्त तरीके से भय का माहौल बना था, अमेरिकी चुनावों में भी भय का माहौल बन रहा है और इससे थोड़ी बहुत भी समानता कहीं मिल जाती है तो उसे बहुत ज्यादा बल मिलता है। खैर, आने वाला समय बताएगा कि ट्रंप अमेरिका को कहां ले जाते हैं और भारत का भविष्य क्या होता है, क्योंकि भारत में भी तीसरी बार मोदी सरकार से डिक्टेटरशिप की अपेक्षा है। अगर कुछ ऐसा होता है तो देखने योग्य होगा कि दुनिया में तानाशाही कैसे होती है, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया में एक नया वर्ड तानाशाही इन दिनों तेजी से फैल रहा है। बाकी रही भारत की बात, तो भाई साहब जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनमें 3rd नंबर पर सबसे ज्यादा भारतीय लोग ही आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा होता है तो भारत के भी बहुत सारे लोग जो डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे हुए हैं वो वापस भारत आएंगे। ये भारतीयों के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, खैर जैसा भी होगा, अमेरिकी इलेक्शन से पहले बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारे कोर्सेज के लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन उपलब्ध है, जहां जाकर के आप हमारे रिकॉर्डेड बैचेज और हमारे हैंड रिटन नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी अगर हो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट अगर हो तो अपनी बात कमेंट बॉक्स में रखें। बढ़ें आगे। चलिए, भारत में राम मंदिर बना बाबरी विध्वंस के बाद। इसी की तरह वर्तमान में काशी विश्वनाथ और ज्ञान व्यापी विवाद काफी ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि भारत में एक लंबा इतिहास रहा है जहां मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई
और मंदिर मस्जिद की इसी लड़ाई में ऐसी मस्जिदें जिन्हें मंदिरों के स्थान पर बनाया गया वो आजकल सुर्खियों में हैं। क्यों सुर्खियों में हैं? क्योंकि लोगों के बीच की जागरूकता, समावेशी मतलब इस समय पर समकालीन रूप से ऐसे मंदिरों का पुनर्जागरण, जनता का पुनर्जागरण, कोर्ट में लोगों का एक्टिव होकर पहुंच जाना, तमाम वो कारण हैं जिनके चलते हाल ही में और भी बहुत सारे मुद्दे बाहर निकले हैं। उनमें से सबसे प्रमुख मुद्दा इस समय सुर्खियों में है जिसका नाम है भोजशाला टेम्पल। असल मायने में भोजशाला टेम्पल के स्थान पर अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, जो राजा भोज के द्वारा मध्य प्रदेश के धार जिले में बनवाया गया था। 11वीं शताब्दी की बात है, तब राजा भोज हुआ करते थे, परमार शासक थे। उनके द्वारा मां सरस्वती को समर्पित यह एक विश्वविद्यालय की तरह बनाया हुआ मंदिर था, जिसमें तमाम प्रकार के बड़े बड़े जो रिसर्चर्स थे या फिर जिनको मतलब संस्कृति में रुचि थी, शास्त्र में रुचि थी, वो सभी यहाँ पर एक शिक्षक के रूप में नालंदा स्टाइल में, तक्षशिला स्टाइल में यहाँ पर पढ़ाया करते थे। आज ये भोजशाला मंदिर के स्थान पर मस्जिद के रूप में जाना जा रहा है। इसी को लेकर मंदिर और मस्जिद विवाद चल रहा है, जो हाईकोर्ट के अंदर डिबेट के अंदर चल रहा है। हाईकोर्ट के द्वारा हाल ही में इस जगह का पुरातात्विक सर्वे करवाया गया। उस सर्वे की रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दी गई है। 2 दिन बाद लगभग 18 जुलाई को हाईकोर्ट उस पर सुनवाई करेगी। आज के सेशन में जिक्र करेंगे कि उस रिपोर्ट में ऐसा क्या मिला है, क्या इसका विवाद है, क्या इसका इतिहास है, कैसे एक मंदिर मस्जिद में कन्वर्ट हुआ, कैसे यहाँ पर पूजा करने वाले लोगों के स्थान पर नमाज पढ़ने वाले लोगों को इजाज़त दी गई। तमाम बातें आज के सेशन में। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में इस विषय पर एक स्पेशल लीव पिटिशन पर सुनवाई करते हुए कहा गया है कि हाईकोर्ट कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से पहले ना सुनाए। सारी बातें आज के सेशन में आप चर्चा करेंगे, क्योंकि सुर्खी में है भोजशाला। सुर्खी में इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर 94 ब्रोकन आइडॉल रिकवर किए गए हैं। ऐसी मूर्तियां 94 मूर्तियां जो टूटी हुई हैं वो इस भोजशाला से रिकवर की गई हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि यह प्रेमाइसिस पूरी तरह एक मंदिर प्रेमाइसिस था। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं यह एक हवन कुंड रहा होगा, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भोजशाला की रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सबमिट की गई है। ये सुर्खी बनी हुई है। आज इसके बारे में डिटेल से चलते हुए चर्चा करते हैं। तो क्या है भोजशाला विवाद, क्या है पूरी कहानी, बताते हैं। सुर्खी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 15 जुलाई को अपनी तरफ से एक रिपोर्ट वो की गई है, और ये 98 डेज में किया गया सर्वे है, जो कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ने कंप्लीट किया है, और इसे 2000 पेज में कवर किया गया है। जो बातें लिखी गई हैं उन्हें इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके दिया गया है। ये भोजशाला है या कमाल मौला मॉस्क है, इसका निर्णय अब हाईकोर्ट को करना है। कमाल मौला मॉस्क और भोजशाला मंदिर, इनके बीच का जो विवाद है, इस विवाद की शुरुआत होती है आशीष गोयल नाम के एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि हिंदू फ्रंट के नाम से, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन बनाते हैं, और हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर करते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि आप इस जगह का सर्वे करवाकर डिसाइड करिए कि यह एक मंदिर है या एक मस्जिद है। इनकी दी हुई पिटीशन के ऊपर ही यहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जांच की गई, और उसके द्वारा इन्हें 1710 ऐसे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जिसमें से 39 गॉड एंड गॉडेसेस की टूटी हुई प्रतिमाएं भी हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि यह स्थान एक मंदिर हो सकता है। निर्णय हालांकि हाईकोर्ट करेगी। अभी तक के जो प्रमाण हैं, जो यहाँ की जनता मानती है, जो यहाँ का जिला प्रशासन मानता है, वो इसे मंदिर ही मानता है। बात हो रही है भारत के मध्य के प्रदेश मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित जिले धार की। धार के अंदर चर्चा है भोजशाला की, जहां पर विवाद कई सालों से चला आ रहा है, क्योंकि यहां पर पूजा और नमाज को लेकर विवाद पिछले 21 साल से है। भोजशाला परिसर में हिंदू पक्ष का कहना है कि यह परमार कालीन मंदिर है, और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 14वीं सदी में इस मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया था, यानी 14वीं सदी में यह मंदिर से मस्जिद बना, यह मुस्लिम पक्ष का कहना है। इसी विवाद को लेकर कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की जा रही हैं।
चर्चा असल में 11 मार्च 2024 को निकली, जब ज्ञान व्यापी की ही तर्ज पर, क्योंकि ज्ञान व्यापी का भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे किया गया था, तो ज्ञान व्यापी की तर्ज पर भोजशाला में सर्वे का आदेश दिया गया था। तो जब ज्ञान व्यापी की तर्ज पर भोजशाला के सर्वे का आदेश दिया गया था 11 मार्च को, तो इसी की तर्ज पर इन्होंने कहा कि इसका रिव्यू कराया जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1902 और 1903 में भी इसका पहले भी एक सर्वे किया हुआ था, जिस पे अपनी रिपोर्ट पेश की थी वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, और उसमें बताया था कि भोजशाला में मंदिर के स्पष्ट संकेत हैं और ऐसे फोटोग्राफ भी उसमें संलग्न किए गए थे जिसमें भगवान विष्णु और कमल साफ रूप से दिख रहे थे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की जरूरत को नकारते हुए कहा था कि उसे सर्वे के आधार पर उन्हें समुदाय को नमाज पढ़ने का अधिकार मिला था। इसके चलते धार में कई बार सांप्रदायिक दंगे भी हुए हैं। इतिहास के बारे में इतिहास के जानकारों का कहना है कि धार में पहले परमार वंश का शासन हुआ करता था। 11वीं शताब्दी में 1000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में राजा भोज यहां पर शासन किया करते थे। राजा भोज मां सरस्वती के अनन्य भक्त थे और शिक्षा और साहित्य के अनन्य उपासक थे। उन्होंने ही धार में 1034 में इस महाविद्यालय का निर्माण कराया, जहां दूर दूर से छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। हिंदू सरस्वती मंदिर भी इसे मानते हैं। भोजशाला में ज्ञान और बुद्धि की देवी वाग्मती देवी, माता सरस्वती का पर्यायवाची वाग्मती, इन सरस्वती को समर्पित एक अनूठा और ऐतिहासिक मंदिर इसे हिंदू मानते हैं। देवी सरस्वती का यह मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह संगीत, संस्कृत, खगोल विज्ञान, योग, आयुर्वेद और दर्शन शास्त्र सीखने के लिए यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी आया करते थे। ये इस मंदिर का आंतरिक प्रेमाइसिस है, जो इस प्रकार से दिखाई देता है। कहते हैं कि मां सरस्वती की आराधना के लिए 1034 में राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यह नालंदा और तक्षशिला की तरह ही एक आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय था। सैकड़ों अलंकृत लाल स्तंभों पर आधारित सभा भवन के शिखर पर देवी देवताओं की मूर्तियां शोभायमान थी। इस भवन में माघ, बाण भट्ट, कालिदास, भवभूति, भास्कर भट्ट, धनपाल, मानतुगाचार्य जैसे प्रकांड विद्वान अध्ययन और अध्यापन यहां पर कराते थे। भवन के उत्तर और दक्षिण की दीवारों पर जालीदार खिड़कियों के बीच में देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। भवन के मध्य में एक विशाल ज्ञान कुंड है, यज्ञ कुंड है। सन 1035 में मां सरस्वती की अप्रतिम सौंदर्य की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा वसंत पंचमी के दिन की गई थी। यही कारण है कि वसंत पंचमी के दिन यहां पर बड़ी संख्या में लोग आज भी पूजा करने के लिए जाते हैं। वो मां सरस्वती की मूर्ति क्या आज भी यहां पर है? तो आंसर ये है कि इस मां सरस्वती की मूर्ति जिसे 1035 में यहां पर पधराया गया था, उसे लॉर्ड कर्जन अपने साथ ब्रिटेन लेकर चले गए। आज वो ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी है। इसलिए धार के बहुत से लोग इस मूर्ति को वापस लाने की भी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं। ये जिला धार के अंदर भोजशाला का वेबसाइट पर दिया गया जानकारी है, उसमें ये सारी बातें लिखी हैं। कहते हैं कि महाराजा भोज जो थे वो स्वयं 72 कलाओं के और 36 तरह के आयुध विज्ञान के ज्ञाता थे। उनका कार्यकाल 1065 तक रहा। उन्होंने कई मंदिर, घाट और तालाब और विद्यालयों का निर्माण करवाया। साथ ही साथ यहाँ पर स्वयं विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों के संरक्षण का भी उन्होंने कार्य किया। जैन संप्रदाय के अभय देव जी ने सूरी पद यहाँ पर प्राप्त किया। काशी के महान पंडित भाव बृहस्पति ने शैव संप्रदाय के सिद्धांतों का अध्ययन और प्रतिपादन किया। स्थापना से लगातार 271 वर्ष तक भोजशाला ज्ञान का केंद्र बनी रही, यानी कि 1035 में स्थापित होने के बाद से 1300 तक यहां पर कार्य चलता रहा। लेकिन इस बीच में क्या होता है, 1269 में अरब मूल का एक कमाल मौलाना, जिसके नाम पर इसे कलाम मॉस्क भी कहा जाता है, कमाल मॉस्क भी कहा जाता है, वो यहां पर आकर के बसा। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने परमारों के इस अभेद मा जाने वाले जो मालवा है इस पर आक्रमण किया और इस्लामिक राज्य की स्थापना की। भोजशाला सहित अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थानों को ध्वस्त कर दिया गया। दिलावर खां गौरी ने मालवा पर अपना आधिपत्य 1401 में घोषित कर दिया। 1514 में महमूद शाह खिलजी सेकेंड टाइम यहां पर आक्रमण किया और भोजशाला को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। खिलजी ने कमाल मौलाना की याद में, वही मौलाना जो सबसे पहले आकर धार में बसा था, उसकी याद में यहां पर भोजशाला के बाहर एक मकबरा बनाया गया। उसकी मृत्यु के 204 वर्ष बाद इसे बनवाया गया
चूंकि उसकी मृत्यु, जो कमाल मौलाना था, उसकी मृत्यु तो 1310 में ही अहमदाबाद में हो चुकी थी, लेकिन उसकी याद में यहां पर मकबरा बनवाया गया। 1552 में मैदिनी राय नाम का एक क्षत्रिय राजा हुआ। उसने हिंदू सैनिकों को इकट्ठा किया और महमूद खिलजी को यहां से मार भगाया। इस लड़ाई में मैदिनी राय ने हजारों मुस्लिम सैनिकों को मारा और 900 मुस्लिम सैनिकों को गिरफ्तार करके धार के किले में बंद कर दिया। 25 मार्च 1552 को धार के किले में काम करने वाले सैयद मसूद अब्दाल समरकंदी ने विश्वासघात करते हुए इन सैनिकों को रिहा कर दिया। बाद में राजा मैदिनी राय ने समरकंदी को विश्वासघात के लिए मृत्युदंड दिया। उसी सैयद महमूद अब्दाल समरकंदी को धार किले में बंदी छोड़ दाता के नाम से जाना जाता है। यह सारा इतिहास रहा इस्लामिक आक्रांताओं का, इस्लामिक इन्वेजन के टाइम का। अब आता है अंग्रेजी इन्वेजन। 1730 में मालवा पर मराठों का अधिकार होता है, जिससे मुस्लिम शासन समाप्त हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1826 में मालवा पर अधिकार कर लेती है और भोजशाला पर आक्रमण करती है। कई स्मारक और मंदिरों को नष्ट किया जाता है। लॉर्ड कर्जन भोजशाला से देवी की मूर्ति को लेकर इंग्लैंड भेज देते हैं। यह मूर्ति वर्तमान में लंदन के एक संग्रहालय में स्थित है। यह आप तस्वीर, जो मूर्ति जो आप देख रहे हैं, यह मां सरस्वती की मूर्ति है। वर्तमान में लंदन के एक संग्रहालय में रखी हुई मूर्ति है, जो यहीं से ले जाई गई थी। 1936 में मुसलमानों ने तत्कालीन दीवान नाडकर से नमाज के लिए भोजशाला में जगह मांगी, लेकिन हिंदू समाज के आक्रामक प्रतिकार के कारण इस मंदिर में नमाज नहीं हो सकी। 1937 से 42 तक नमाज ना पढ़ने के लिए हिंदू समाज ने संघर्ष किया। 1942 में तत्कालीन राजा ने मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने के लिए बख्तावर मार्ग पर मस्जिद के लिए स्थान दिया। यहां आज भी रहमत मस्जिद मौजूद है, क्योंकि रहमत के तहत दिया गया था। 1952 में धार में हिंदू समाज ने महाराजा भोज वसंत उत्सव समिति के नेतृत्व में वसंत पंचमी पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जन जागरण के रूप में प्रचार शुरू किया, क्योंकि वसंत पंचमी मां सरस्वती की पूजा के डे के रूप में जानी जाती है। इन्हीं हिंदूवादी संगठनों के द्वारा लंदन में जो कैद मां वाग्देवी की प्रतिमा है, उसको लाने का भी प्रयास किया गया। सरकार को भी ज्ञापन सौंपे गए। 1961 में पद्मश्री विजेता डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकगर ने स्वयं लंदन जाकर इस प्रतिमा को पुष्ट किया कि हां, ये वही प्रतिमा है। 1977 के बाद मंदिर परिसर में नमाज प्रारंभ हुई। इस दौरान पूर्व के एक आदेश का उल्लंघन कर कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया कि यहां पर नमाज पहले के ही द्वारा आदेश में की जा रही है, लेकिन हिंदुओं को यहां की पूजा की अनुमति नहीं दी गई। 1997 में हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति थी, लेकिन पूजा नहीं कर सकते थे, इसकी अनुमति नहीं थी। 1997 में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के एक आदेश पर मुस्लिमों को हर शुक्रवार को भोजशाला में नमाज अदा करने की इजाजत दी गई और हिंदुओं को भोजशाला में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक आदेश जारी कर कहा कि हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध के साथ केवल बसंत पंचमी पर सशक्त प्रवेश और पूजन कर सकते हैं। मुस्लिम समाज हर वर्ष प्रति शुक्रवार को यहां नमाज कर सकता है, लेकिन हिंदू समाज केवल और केवल वसंत पंचमी के दिन साल में एक बार यहां पूजा करने जा सकता है। लेकिन यही जो भोज उत्सव समिति थी, इसने मंगलवार को भोजशाला के बाहर सड़क पर बैठकर सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। वर्ष 2000 में हिंदू जागरण मंच का गठन हुआ। उसके नेतृत्व में व्यापक जन प्रदर्शन हुए। जन जागरण का अभियान धार जिले में चलाया गया। 6 फरवरी 2003 को विशाल धर्म रक्षक संगम आयोजित किया गया, जिसमें 1.5 लाख लोग शामिल हुए। 18 फरवरी तक भोजशाला को प्रतिबंध से मुक्त करने की चेतावनी शासन को दी गई। 18 फरवरी को पूजन के लिए बढ़ रहे हिंदू महिला पुरुषों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई, जिसके तहत 19 फरवरी को संपूर्ण धार जिले में आंदोलन हुआ और इसकी गोली से 3 हिंदू मारे गए। 1400 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई। 8 अप्रैल 2003 को हिंदू समाज को सशस्त्र पूजन और दर्शन का अधिकार दे दिया गया। यानी कि इस संघर्ष के बाद में अप्रैल 2003 में, यानी आज से 21 साल पहले, पूजा और दर्शन का यहां पर अधिकार दे दिया गया। यानी अब ये वो स्थान है जहां पूजा भी है और नमाज भी है, और इसके लिए धार में लंबा संघर्ष लंबे समय से चला आ रहा है। इस बात को लेकर दिग्विजय सिंह जी का बयान काफी वायरल भी रहा है। वो यही पूछते हैं, जब यहां मूर्ति नहीं है तो फिर पूजा किस बात की हो रही है। और यहां पर आज भी विवाद की स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ जाती है। ऐसा पहले भी हुआ है। पूजा करने वाले स्थान पर मां
सरस्वती की पूजा के लिए जब लोग जाते हैं तो पुलिस तैनात रहती है। वसंत पंचमी पर अगर गलती से शुक्रवार और बसंत पंचमी एक ही दिन पड़ जाए तो उस दिन बड़ी टकराव की स्थिति यहां पर बनकर आती है। पुलिस अपने अपने स्तर पर यहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। अच्छा, अब आता है मामला जब काशी विश्वनाथ और ज्ञान व्यापी का मुद्दा खुलकर कोर्ट में जिरह होने लगा तो लोगों को एक उम्मीद जगी कि यहां पर इस विषय को कोर्ट में ले जाया जा सकता है। इसी के चलते हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था का नाम सामने आता है। ये इंदौर हाईकोर्ट में 2022 में एक याचिका दायर करती है और उस याचिका में बिल्कुल ज्ञान व्यापी की तर्ज पर इस जगह का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे कराने की मांग करती है कि इसका आप वैज्ञानिक सर्वे कराइए कि ये मंदिर है या मस्जिद है। सर्वे के बाद स्थिति साफ हो जाएगी और ये जानकारी बोले आप हमें बताइए। कोर्ट के द्वारा 11 मार्च 2024 को 34 पेज का एक सर्वे का आदेश दे दिया जाता है। कोर्ट कहती है कि जाइए और इसका सर्वे करिए। सर्वे से पूर्व 1902 की रिपोर्ट का भी जिक्र आया। कहा गया कि 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा भी यहां का सर्वे कराया गया था क्योंकि उसने 50,000 रुपए उस समय यहां पर खर्च करने के लिए घोषित किए थे। राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था, यानी कि ये कमाल मौला मस्जिद या भोजशाला है, इसका जिक्र 1902 की रिपोर्ट के अंदर भी किया गया था। ठीक है साहब। ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट के द्वारा मार्च 2024 में इस जगह की निगरानी का, इस जगह के सर्वे का आदेश दे दिया जाता है। 7 बिंदुओं के तहत यहां का सर्वे कराने का कहा जाता है। पहला कि यहां पर इसे पहले खोदा जाए, वैज्ञानिक पद्धति से इसकी जांच की जाए। साथ ही साथ खुदाई और सर्वे जीपीएस तकनीक, जीपीआर तकनीक और कार्बन डेटिंग तकनीक के माध्यम से की जाए। भोजशाला परिसर की बाउंड्री वॉल से 50 मीटर की दूरी तक सर्वे किया जाए। एएसआई के वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी में निगरानी में सर्वे किया जाए। खुदाई और सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाए। परिसर के सभी बंद पड़े कमरे, खुले परिसर के सभी स्तंभों का विस्तार से सर्वे किया जाए और टीम्स को खुदाई और सर्वे रिपोर्ट 6 सप्ताह में प्रस्तुत करने के लिए हाईकोर्ट ने मार्च 11, 2024 को आदेशित कर दिया। यहां पर आप जो देख रहे हैं ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं जहां पर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी यहां पर प्रतिमाएं हुआ करती थी जिन्हें यहां से उखाड़ कर फेंक दिया गया। ठीक है साहब। जीपीआर तकनीक, जिसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार कहते हैं, यानी जमीन पर आप मशीन चलाएंगे, यहां से रडार अंदर जाकर सर्वे करेगा और सर्वे करके यहां की डिटेलिंग निकाल कर देगा कि गहराई में क्या था। जीपीआर तकनीक से 3D मॉडल तैयार करने का कार्य दिया गया। इसी तरह से कार्बन डेटिंग, जिससे कि क्या यह वाकई में 1034 या 35 में बना हुआ मंदिर है अथवा नहीं, इसकी जांच की गई। ठीक है। एएसआई ने अपना सर्वे भोजशाला कॉम्प्लेक्स को लेकर कंप्लीट करने का टारगेट 6 हफ्ते का लिया, लेकिन 24 अप्रैल के दिन जब उसको मतलब ये डेट मिलने वाली थी, उस समय इन्होंने और समय मांगा कि साहब हमें 8 वीक और दे दीजिए, थोड़ा समय और लगेगा। एएसआई को और समय दे दिया गया, कि एक्सटेंशन दे दिया गया कि ठीक है अप्रैल में आप नहीं कर पाए तो अब कर लो। तो एएसआई की टीम यहां जाती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहां पर प्रॉपर तरीके से रिसर्च करती है और रिसर्च करके आप यहां पर देखते हैं कि एमपी हाईकोर्ट 4 जुलाई को एएसआई से कहती है कि आपने अभी तक जो भी जानकारी बनाई है वो हमारे सामने पेश करिए। 15 जुलाई तक का टास्क दिया जाता है। आज आप इस सेशन को 16 जुलाई के दिन सुन रहे हैं। कल यानी 15 जुलाई को एएसआई ने भोजशाला पर अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी। यानी 15 जुलाई को प्रॉपर तरीके से इस जगह का रिसर्च करके एएसआई ने अपनी जानकारी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को टेंपल के विषय में सौंप दी कि साहब यहां पर कुछ इस तरह की चीजें मिली हैं। 2000 पेज की रिपोर्ट है। हालांकि यह रिपोर्ट किसी भी पक्षकार को नहीं दी जानी थी। यह बात इसलिए भी सुर्खी में आई क्योंकि दूसरे पक्ष का कहना है, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हाईकोर्ट की रिपोर्ट बाहर कैसे निकल आई, क्योंकि उस रिपोर्ट से कुछ पॉइंट ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि यहां पर 94 मूर्तियां टूटी हुई रिकवर की गई हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि यह पूरी तरह वीडियोग्राफी करके किया गया, रिकॉर्ड करके अधिकारियों की प्रेजेंस में किया गया, पक्षकारों की प्रेजेंस में किया गया कार्य है, तो जहां से जो भी बरामद हुआ है ये पब्लिक नहीं होना चाहिए था। लेकिन 98 दिनों की जो ये रिपोर्ट है ये हाईकोर्ट के सामने 2000 पेज की सौंप दी गई है, जिसमें 1700 से ज्यादा प्रमाण और अवशेष मिले हैं। अब इस विषय पर 22 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। हिंदू पक्ष इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त है कि यहां पर बहुत सारे संस्कृत के श्लोक, बहुत सारी मूर्तियां, खंडित मूर्तियां, सिक्के, राइट अप्स वो मिले हैं, जिनसे उन्हें आश्वस्त है कि हाईकोर्ट जब इस विषय को सुनेगा
तो निश्चित ही इसे मंदिर पाएगा। लेकिन इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वाद दायर किया गया, जिसमें कि कैविएट दायर की गई 11 मार्च को, जब 2024 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, तो मुस्लिम पक्ष के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि सर आप इस विषय पर पहले खुद से सुनवाई करिएगा, तब जाकर हाईकोर्ट को डिसीजन देने का कहिएगा। तो इधर याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के भरोसे हैं, उधर मुस्लिम याचिकाकर्ता जो हैं वो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पर कहा है कि एएसआई की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट स्तर से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। 22 जुलाई को सुनवाई तो होगी, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट के स्तर से ही किया जाएगा। ऐसा हाल ही का अपडेट है। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट अपनी सुनवाई से क्या निर्णय लाती है और उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचाया जाता है। बाकी अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां पर मैं आपको और बता दूं कि यहां पर 7 बड़े प्रमुख तथ्य सामने आए हैं इस रिपोर्ट में। हालांकि रिपोर्ट कंक्लूसिव तरीके से बाहर नहीं आई है, न्यूज़पेपर्स में छपा है कि गर्भगृह का पिछला हिस्सा 37 फीट खुदाई करने के बाद दीवार का ढांचा मिला है। सीढ़ियों के नीचे का बंद कमरा जिसमें देवी प्रतिमा, शंख चक्र समेत 79 अवशेष मिले हैं। उत्तर पूर्वी कोना दरगाह का जो पश्चिमी हिस्सा है, यहां पर श्री कृष्ण, वासुकी नाग और शिवजी की प्रतिमा मिली है। उत्तर दक्षिणी कोने से स्तंभ, तलवार, दीवारों के 150 नक्काशी वाले अवशेष मिले हैं। यज्ञशाला के पास सनातनी आकृतियों वाले पत्थर मिले हैं। दरगाह के अंडरग्राउंड में अक्कल कुइया चिन्हित हुई है। स्तंभों पर केमिकल ट्रीटमेंट के बाद सीताराम, ओम नमः शिवाय की आकृतियां चिन्हित हुई हैं। ये सब चीजें यहां पर मिली हैं। अर्थात जो पेज की रिपोर्ट यहां 2000 पेज की सबमिट हुई है, उसके अंदर 151 पेज की डिटेल समरी भी दी गई है। 10 हिस्सों में रिपोर्ट तैयार की गई है। भोजशाला को परमाणुकालीन ही बनाया गया है, ऐसा इस रिपोर्ट ने पेश किया है। मुख्य परिसर के नीचे स्ट्रक्चर होने के सबूत मिले हैं। फरियादी पक्ष को अब राहत के आसार यहां से मिल रहे हैं। बाकायदा शिलालेखों का अंग्रेजी में भी अनुवाद करके रिपोर्ट पेश की गई है। 90 से अधिक मूर्तियां और उनके टुकड़े मिलने का जिक्र किया गया है। परमारकालीन समेत उसके अनेक सिक्कों की डिटेलिंग यहां से मिली है और सैकड़ों फोटोग्राफ यहां पर शामिल किए गए हैं। तो देखना होगा आगे क्या अपडेट इस पर मिलता है। जैसे भी जो जानकारी आएगी मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। बाकी आप में से जो भी साथी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी डिटेल में मुझसे पढ़ना चाहता है तो हमारा रिकॉर्डेड बैच अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। बैच के अंदर पढ़ाई गई जानकारी हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध है, जिसे आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से हिंदी अथवा इंग्लिश में ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप बताइए। कोई क्वेरी, कोई कमेंट अगर है तो बताइए। मनीष कुमार, पहले तैयारी पूरी करो। राजकुमार, लव यू टू भैया। विवेकानंद कमेंट के अंदर प्यार लुटा रहे हैं। ठीक है। शिवा कसाना, वर्षल साहू, आप खड़े होकर पानी क्यों पीते हैं? आदत खराब है भाई। चलिए, पतले होने की दवा मिल गई है। आज की सुर्खी बड़े काम की है। सभी लोग ध्यान से सुन लें, मेरे जैसे मोटे भाई बहन जितने भी हैं वो ध्यान से सुन लें कि एक दवा मिल गई है जिसका भारत में जल्दी ही परमिशन होने वाला है। और यदि ये दवा परमिशन होती है तो इसके आंकड़े पहले ही बता देता हूँ, फिर सेशन सुनना। आंकड़े ये हैं कि साल भर अगर किसी ने इसका हाई डोज यूज़ किया तो 22% तक इसकी वजह से वेट रिड्यूस होता है। ऐसा अमेरिका और यूरोपियन देशों में क्लेम किया जा रहा है। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। ऐसी एक दवा फिलहाल सुर्खियों में है जिसको कि इंजेक्शन के माध्यम से लगाना है और दवा से पतला होना, ये सुर्खी बन गया है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? सुर्खी है कि इंडिया कुड सून अलाउ गेम चेंजिंग वेट लॉस ड्रग। अब ये नाम याद कर लेना भाई,
कई बार इस जगह की ये जानकारी हो सकता है बाद में मिले ना मिले। इसका नाम है टिरज़ेपेटाइड। ये सॉल्ट है जिसका कि हाल ही में जिक्र किया जा रहा है। टिरज़ेपेटाइड ये एक पॉलीपेप्टाइड है जिसका उपयोग करके लोग पतले हो गए हैं। पतले कैसे हुए हैं वो प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, एक लाइन में सुन लो। तो इसका साइड इफेक्ट है दवा का पतला होना। लोग साइड इफेक्ट में पतले हो गए हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी चीज बनकर आ रही है। यानी टिरपेजाइड करके जो ये दवा है, असल में ये जो डायबिटीज का टाइप 2 वाली जो डायबिटीज है, जिसमें कि इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में भोजन को सेट नहीं कर पाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, उस टाइप 2 डायबिटीज की दवा है। लेकिन इसका बाई प्रोडक्ट है वजन का कम होना। तो दवा अपने डायबिटीज के कारण तो सुर्खी में नहीं आई, वजन कम होने के कारण सुर्खी में आ गई। और इस समय इसका मतलब हाल यह है कि इसकी वजह से, इस दवा की वजह से आउट ऑफ स्टॉक ये दवा चल रही है। मतलब यूरोपियन वर्ल्ड में और अमेरिका में इसको लेकर के इतना धूम मचा हुआ है कि लोग इसका स्टॉक कर रहे हैं कि भाई बस कैसे भी मिल जाए। मार्केट हाई है, कह रहे हैं कि ये जो कंपनियां इसको बना रही हैं, जैसे इसको बनाने वाली एली लिली नाम की कंपनी है जो इसको बना रही है, वो इस बात से खुश है कि हाँ भाई इस दवा को प्रचारित डायबिटीज 2 के लिए किया गया था, टाइप 2 के लिए, लेकिन साइड प्रोडक्ट में इसने वजन कम करना कर दिया। तो कंपनी ने इसके बाकायदा 2 नाम निकाल दिए और 2 नाम निकाल करके बोले एक तो डायबिटीज वाले लें और एक पतला होने वाले लें। जिनको डायबिटीज नहीं भी है, अगर वो पतला होने वाले हैं तो वो लें, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि किसको ये दवाई लेनी है। तो ठीक है, तो इसका नाम है टिरज़ेपेटाइड, नाम याद रख ले। और इसको अब जल्दी ही भारत के अंदर परमिशन मिल सकती है, यही सबसे बड़ी सुर्खी है। ठीक है, तो अब आज की स्थिति क्या है, हम भारत की परमिशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत सरकार की तरफ से इस दवा के लिए जो स्टैंड लिया गया है वो ये है कि अभी आप इसे यहां मंगा सकते हैं। अभी इस चीज का प्रचार प्रसार की परमिशन नहीं दी गई है। डायबिटीज के पर्पज से इसे इंडिया मंगाने की परमिशन भारत की तरफ से सीडीसीएसओ के द्वारा दी जा चुकी है। ठीक है, आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, वेट लॉस टाइपेराज़ाइड के बारे में जानते हैं। पेट पर लगने वाला एक इंजेक्शन होगा जिससे इंजेक्शन लगाकर लोग अपनी इंचेस कम कर सकते हैं। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के अंदर इसका जबरदस्त रूप से बिक्री शुरू हो चुकी है और इसका निर्माण एली लिली नाम की कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो टिरपेजाइड करके जो दवाई है, इंजेक्शन जो है, इसका बिकने वाला जो मार्केट नेम है, जैसे आप ऐसे समझिए, आप में से बहुत सारे लोग बुखार आने पर पैरासीटामोल गोली का उपयोग करते होंगे, लेकिन पैरासीटामोल सॉल्ट का नाम है। बहुत सारी कंपनियां उसे अपने अपने नाम से बेचती हैं, कोई सूमो कोल्ड के नाम से बेच रही है, कोई किसी और नाम से बेच रही है ना। तो सॉल्ट जो है उसका नाम तो है टिरपेजाइड, लेकिन इस दवा को एली लिली कंपनी जैप बाउंड करके, ये इसका ब्रांड नेम है। यानी कि दवा अगर आप मार्केट में खरीदें, जैसे सूमो गोली दे दो भाई, तो सूमो दवा जो है वो जैप बाउंड की तरह से समझिए कि जैप बाउंड इसका नाम रहेगा, सॉल्ट उसके अंदर टिरपेजाइड रहेगा। ठीक है, ये वेट लॉस ड्रग के रूप में है। यूएस फार्मा कंपनी एली लिली के द्वारा जैप बाउंड के नाम से इसे प्रचारित किया जा रहा है और इसे हाल ही में रेगुलेटरी अप्रूवल इंडिया के अंदर मिला है। इस दवा के बारे में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका है, उसे टाइप 2 डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए एक डेनिश फार्मा कंपनी थी जिसका नाम था नोवो नॉर्डिक्स, उसकी दवा थी ऑजेम्पिक्स, उसको मंजूरी दी गई थी आज से कुछ साल पहले 2017 के अंदर। अब हुआ यह कि डॉक्टरों ने देखा कि जो ऑजेम्पिक है, इसका उपयोग करते करते मरीजों को साइड इफेक्ट के रूप में वजन घटाने का अनुभव प्राप्त हो रहा है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, दवा थी डेनिश फार्मा की, डेनमार्क की एक कंपनी थी नोवा नॉर्डिक्स, उसकी एक दवा थी जिसको अमेरिका में इजाजत दी गई टाइप 2 डायबिटीज के लिए कि हाँ इसका यूज करिए। ऑजेम्पिक का जिन लोगों ने यूज किया, ऑजेम्पिक का यूज किया तो उन्हें साइड इफेक्ट के रूप में वजन कम होता हुआ मिला। तो भाई साहब इसका साइड इफेक्ट यानी इसके असर से ज्यादा इसका जो नुकसान है वो लोगों को फायदेमंद लगा कि यार बहुत ही बढ़िया, इसके साइड इफेक्ट से अगर ये हो रहा है तो ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत सारी बार आप सुनते हैं कुछ लोग अल्कोहल का नशा करते हैं, बोले साहब अल्कोहल दवा में भी तो डलती है, तो दवा में डलती है तो हम उसको ज़्यादा पी करके उसका नशा कर लेते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों के बारे में सुनता है कोई, कुछ मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे चीज़ों का उपयोग करते हैं जो कि वैसे तो उपयोगी हैं किसी बीमारी के इलाज के लिए, लेकिन लोग उनका उपयोग कर रहे हैं नशे के लिए। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ, इस दवा का उपयोग किया गया,
टाइप 2 डायबिटीज को सही करने के लिए ऑजेम्पिक नाम से, लेकिन इसने साइड इफेक्ट में लोगों को पतला कर दिया और भाई लोग इसका उपयोग करना शुरू कर दिए। ऑजेम्पिक की सफलता जब हुई तो नोवो नॉर्डिक्स ने एक वजन घटाने वाली दवा का नाम निकाला जिसका नाम रखा सेमाग्लूटाइड। और सेमाग्लूटाइड इस दवाई का एक कंपोनेंट था। मतलब इसी नोवा नॉर्डिक्स ने, जो कि अभी तक यूज कर रही थी अपने अंदर ऑजेम्पिक को, इस ऑजेम्पिक के अंदर इन्होंने पकड़ा कि किससे चीजें बढ़ रही हैं, किससे वजन कम हो रहा है, तो उन्होंने एक दवा निकाली और उसके अंदर एक सॉल्ट देखा सेमाग्लूटाइड नाम से। यह भी एक पॉलीपेप्टाइड था और इसे एफडीए के द्वारा ओबेसिटी ट्रीटमेंट वैगोवी के रूप में जारी कर दिया गया। मतलब एक तरह से यह समझिए कि अभी तक डायबिटीज के लिए तो कोई व्यक्ति ऑजेम्पिक यूज कर रहा था, लेकिन अगर वो पतला होना चाहता है तो वो सेमाग्लूटाइड यूज करे। और सेमाग्लूटाइड ऑजेम्पिक की एक हाई डोज बना दी गई कि अगर आप वजन कम करना चाहते हो तो इसका यूज करो। ठीक है साहब। अब ये सेमाग्लूटाइड से आगे चलते रूप में वजन घटने के लिए डिजाइन कर दिया गया। बात आई नवंबर 2023 में, तो यहां पर एली लिली नाम की जो कंपनी है, तो अभी तो नोवा नॉर्डिक्स थी, नोवा नॉर्डिक्स ने तो डेनिश मार्केट को हाइट पे पहुंचा दिया था। मतलब इतना पैसा कमाया इस कंपनी ने कि डेनिश मार्केट ऊपर चढ़ गया। अब एली लिली की कहानी सुनो। इन्होंने अपने स्तर पर टिर्पेटाइड नाम से वजन घटाने की दवा जैप बाउंड के लिए एफडीए की मंजूरी ले ली। यानी जिस तरह से अभी तक ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए सेमाग्लूटाइड यूज किया जा रहा था, अब एली लिली इसी तर्ज पर चलते हुए जैपबाउंड नाम की एक दवा का अमेरिका के एफडीए से परमिशन ले लेता है। जैपबाउंड ने एली लिली की डायबिटीज की दवा का मोटापे के लिए इलाज करने के लिए ऑफ लेबल उपयोग शुरू किया कि यार ये डायबिटीज की दवा है, इससे पतले हो रहे हैं। जैपबाउंड और मॉन्जारो दोनों में ही टिर्पेजाइड होता है और दुनिया भर में इसकी काफी मांग हुई। तो अब आप ऐसे समझिए, नोवा नॉर्डिक्स की दो कंपनियां हुई। नोवा की अगर मैं बात करूं तो नोवा के दो ब्रांड नेम हुए। एक का नाम यूज किया गया था ऑजेम्पिक नाम से। जो ये ऑजेम्पिक था ना, ये तो यूज किया जा रहा था डायबिटीज के लिए ऑजेम्पिक। और ऑजेम्पिक के अलावा जो सेमाग्लूटाइड नाम की इन्होंने दवा निकाली, वो सेमाग्लूटाइड जो है वो काम किस में आ रही थी? सेमाग्लूटाइड ये काम में आ रही थी वजन घटाने के लिए। ठीक है साहब। ये तो नोवा नॉर्डिक्स का था। अब एक अमेरिकी कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली। एली लिली ने क्या किया, अपने इसी तरह से एक खोज करके एक रसायन खोजा जिसका नाम था टिर्पेजेटाइड। टिर्पेजेटाइड जो मतलब ये जो भी भारी सा नाम है, इसके दो फॉर्मूले निकाले। एक निकाला जो डायबिटीज के लिए यूज आए और एक निकाला जो वजन कम करने के लिए यूज में आए। डायबिटीज वाले का नाम रखा गया मॉन्जारो। ये बोले ये तो डायबिटीज ठीक करेगा। इसका अगर डोज बढ़ा दिया जाए तो इसका नाम लिखा गया जैप बाउंड। क्या लिखा गया? जैप बाउंड। तो जैप बाउंड जो है ना, वो टिर्पेजाइड का ही एक हाई डोज है। तो ये जो आप यहां पर देख रहे हैं जैप बाउंड, ये टिर्पेजाइड का ही एक हाई डोज है जो व्यक्ति को पतला करने के लिए यूज किया जा रहा है और इसकी काफी जबरदस्त तरीके से वर्तमान में मार्केटिंग चल रही है। ठीक है साहब। तो ये मैंने आपको बता दिया, पब्लिक कंपनी है, अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर स्थित इसका हेडक्वार्टर है और इसने ये दवा निकाली है। ठीक है। उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ में आ जाए। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये बनेगा कि आफ्टर ऑल ये वजन कम कैसे करती है? मतलब दवा तो समझ में आ गई, किसी एक कंपनी के ब्रांड समझ में आ गए, अब ऐसा ये करता क्या है जिससे कि वजन कम होता है? ठीक है। चाहे टिर्पेजाइड हो या सेमाग्लूटाइड हो, ये दोनों ही पॉलीपेप्टाइड हैं और ये दोनों का उपयोग डायबिटीज को कम करने के लिए किया जाता है। अब जब डायबिटीज को कम करने के लिए यूज किया जाता है तो फिर बड़ा सवाल ये बनता है कि ये लोग काम कैसे करते हैं, मतलब इनका काम करने के लिए यूज कैसे किया जाता है। तो पता चला कि ये जो दोनों दवाई हैं, जैसे कि टिर्पेजाइड के बारे में बात करिए, सेमाग्लूटाइड के बारे में बात करिए, ये दो प्रकार के मानव शरीर के अंदर हार्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं। जैसे जो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड यानी जीआईपी करके एक हार्मोन है और एक है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन। बोले ये इन दोनों को ही इनिशिएट करते हैं। मतलब टिर्पेजाइड अगर हार्मोन मतलब दवाई की बात की जाए तो इन्होंने तरीका क्या निकाला कि ये जो दवा है अगर इसको खा लिया तो इसकी वजह से शरीर के अंदर दो हार्मोन एक्टिवेट होते हैं। एक का नाम रखा गया इंसुलिन से इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन और दूसरा रखा गया
ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन। बोले ये दोनों हार्मोन मिलकर के व्यक्ति के शरीर के अंदर, मतलब जैसे आप इंजेक्शन लेंगे ये दोनों चीजें बढ़ जाती हैं। और बोले इन दोनों के बढ़ने से क्या होता है फिर, तो बोले ये दोनों बढ़कर के शरीर में, अब जैसे ये जो GLP-1 हार्मोन है, ये ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन है, ये क्या करता है कि व्यक्ति के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। मतलब मन मस्तिष्क में एक इस प्रकार का थॉट डेवलप कर देता है जिससे लोगों को ये लगता है कि मेरा तो पेट भरा हुआ है। असल में मोटापा आता क्यों है, क्योंकि खाने वाले लोगों को ये नहीं पता रहता कितना खाना है, बस खाए जा रहे हैं। सेटिस्फैक्शन, मतलब एक मोटापे का जो अपना अनुभव है मेरा वो यही है कि मोटे लोग एक तो बहुत तेजी से खाना खाते हैं। दिमाग जितनी देर में ये मैसेज देगा कि भाई तेरा पेट भर गया, उससे पहले तो वो खा के भर चुके होते हैं। इसलिए कई बार आपने सुना होगा पतले होने की सलाह में दिया जाता है कि भाई तसल्ली से खाना खाना, धीरे धीरे खाओ ताकि दिमाग के पास ये मैसेज पहुंचे। लेकिन मोटे लोग जो होते हैं ये खाना बहुत तेजी से खाते हैं, मैं उनमें से एक हूं। खाना तेजी से खाते हैं तो दिमाग का मैसेज बहुत लेट आता है कि पेट भर गया, तब तक तो फूल चुका होता है मामला। ये दवा क्या करती है, अगर इंजेक्शन लिया हुआ है तो ये आपको एहसास तुरंत दिलाती है, क्योंकि न्यूरॉन को एक्टिवेट कर रही है कि पेट भर गया भाई, पेट भर गया, तो आप ऑटोमेटिक ही नहीं खा पाएंगे। तो न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है ये, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये क्या करती है कि ग्लूकोज का जो लेवल है ना उसको मेंटेन करती है। कैसे, इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में बनाती है, क्योंकि इसका नाम ही है इंसुलिनोट्रोपिक। इंसुलिनोट्रोपिक का काम करती है, तो ये क्या करता है कि इंसुलिन को बढ़ावा देता है। इंसुलिन बना तो वो खाने को तोड़कर तुरंत ग्लूकोज में, मतलब आपका खाना पच रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अनयूज्ड खाना पड़ा हुआ है और कुछ हो रहा नहीं है, तो ये एक तरीके से भोजन का पाचन भी बढ़िया से करा दे रहा है। इससे ग्लूकोज का लेवल मैनेज हो जाता है, जो कि डायबिटीज को मेंटेन कर लेता है। तो आपकी बीमारी भी सही हो गई, आपको सेटिस्फैक्टरी भाव भी मिल गया। इसके साथ साथ ये और क्या काम करता है कि ये रिसेप्टर्स जो दिमाग के हैं, जो फैट सेल्स को इनिशिएट करते हैं, उनको समझा के चलता है कि हाँ भाई अगर आपने ये चीज यूज कर ली है तो अब आपका पेट भरा हुआ है, शुगर कंट्रोल में है, तो आपको भूख ही नहीं लगती। आपको प्रॉपर तरीके से जो भोजन आपने कंज्यूम किया है उसी से शुगर मिलती रहती है और आपको भूख का एहसास नहीं होने देता। मतलब ये मेन काम क्या कर रहा है, इंसुलिन को सीक्रेट कर रहा है, ग्लूकागॉन सीक्रेशन को रोक रहा है जो कि ब्लड शुगर को बढ़ाता है, और भूख को कम कर रहा है। इस तरह से ये दो हार्मोन्स का संयुक्त रूप से असर देखते हुए आपके शरीर में भूख को कंट्रोल करता है। यानी ट्राइपेराजाइट जो है वो दिमाग के स्तर पर एपेटाइट को कम करने का मैसेज देता है, स्टोमक से कहता है कि आपका पेट भरा हुआ है ऐसा फील करो, पैंक्रियास से कहता है कि इंसुलिन ज्यादा निकालो, मसल से कहता है कि यार ग्लूकोज का इंटेक बढ़ाओ, है ना, और इस तरह से ग्लूकोज को मतलब वो यूज मसल्स में करवाता है। लिवर से कहता है कि ग्लूकोज का आउटपुट कम करो, और हार्ट से कहता है कि हार्ट को सुरक्षित रखो। तो ये ट्राइपेराजाइट अपने आप में दो हार्मोन्स का कमाल है। कहा जाए तो ये दो हार्मोन्स को इनिशिएट करने वाली दवा है, जिसकी वजह से लोग अपने आप को हेल्दी पाते हैं। इसकी वजह से वेट रिड्यूस अच्छे से होता है, मेटाबॉलिक हेल्थ बढ़ती है, रिजल्ट बढ़िया आते हैं, भूख नियमित रूप से रहती है। जब भूख ही नहीं लगेगी तो आदमी ऑटोमेटिक पतला होगा। तो ऐसी स्थिति में इस दवा को रिकमेंड अमेरिका में किन्हें किया जा रहा है, जिनका वजन ज्यादा है। वजन ज्यादा है यानी बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर निकला हुआ है, और उनकी कोई ना कोई तबीयत के अंदर परेशानी देखी गई है, किसी को शुगर है या किसी को हार्ट रिलेटेड इशू है, तो उनको यह चीज बताई जा रही है। चाहे आप वेट लॉस करना चाहते हो, कोई वर्किंग क्लास में हो, शुगर कंट्रोल करना चाहते हो, तो ये यूज किया जाता है। लेकिन क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी है क्या? बिल्कुल है। पहला साइड इफेक्ट तो यही है कि अगर आपने इसका उपयोग छोड़ दिया तो यूज छोड़ते ही दिमाग को मैसेज जाएगा भूख लगने का कि हाँ भाई पेट खाली है, क्योंकि इसी ने तो समझा रखा है ना कि पेट भरा हुआ है। अगर इसका मैसेज पलट गया तो फिर मारे गए तो वेट गेन होना लाजमी है। तो भाई वेट गेन आपको कॉम्प्लीमेंट्री रूप से मिलता है। नंबर दूसरा, जो ये इंजेक्शन है वो बहुत से लोगों को ये नौजिया की फीलिंग दिलाता है, डायरिया करा सकता है, वॉमिट करा सकता है, कॉन्स्टिपेशन करा सकता है, क्योंकि आपकी भूख को कंट्रोल कर रहा है।
उससे आपका शरीर हो सकता है पेन जैसा फील करे, पेट में पेन फील करे, फटीग फील करे। ये सारे फैक्टर्स यहां पर देखे जा सकते हैं। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस दवा का महत्व समझ में आ गया होगा, क्या रोल है ये समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर बात जब ओबेसिटी की हो, मोटापा दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में बनकर निकला हुआ है। भारत हो या अमेरिका हो, दुनिया भर के हर देश में मोटापे को लेकर दुनिया तमाम प्रकार से परेशानी का सामना कर रही है। और उसके होने के बड़े कारणों में वर्ल्ड ओबीज डे ऑब्जर्व किया जाता है 4 मार्च को, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिवर, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज, मूड, मतलब बहुत सारी चीजें मोटापे की वजह से होती हैं। तो ऐसी स्थिति में ओबेसिटी को चैलेंज करने के लिए यह दवा अपने आप में एक उम्मीद के रूप में जग रही है और लोग इसको लेकर बड़े सकारात्मक फील कर रहे हैं। खैर, अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि मोटापे को कंट्रोल करने के लिए क्या यह दवा कारगर होगी, या फिर नियमित तरीके से जो तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे खाने में फल और सब्जियों को अधिक से उपयोग में लेना हो, खाना ज्यादा लेने से बचना हो, तला मसाला खाने से बचना हो, 8 से 10 घंटे की वो करना हो, ये सब चीजें हैं जिनसे बच करके आप मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जैप बाउंड की कहानी समझ में आ गई होगी। बाकी इस तरह की जानकारी हम पहले भी आप लोगों को अपने अंकित इंस्पायर इंडिया पर देते रहे हैं, तो आप इसे और जानकारी समझकर प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर। चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी अतिरिक्त जानकारी अगर आपके पास है तो साझा कर दीजिए। हाँ जी, 2 मिलियन के लिए अपन रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी खबर इंफॉर्मेटिव है। खबर यह है कि भारत के नए विदेश सेक्रेटरी मिल चुके हैं श्री विक्रम मिस्त्री को, जो कि पहले डिप्टी एनएसए थे। उन्हें हाल ही के अंदर अपॉइंट किया गया है। किस चीज के लिए अपॉइंट किया गया है? फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर, जो कि अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। तो विदेश सचिव के रूप में भारत को नए व्यक्ति विक्रम मिस्त्री मिले हैं, जो भारत के डेप्यूटी एनएसए हुआ करते थे। विक्रम मिस्त्री के बारे में हमने अपनी पाठशाला, जो हमारा ट्विटर हैंडल है वेरीफाइड अकाउंट का, उस पर भी आप लोगों को साझा किया था और उनके बारे में बताया था कि आप 1989 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं और आप पहले भारत के डेप्यूटी एनएसए भी रह चुके हैं। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में आप इसे भी फॉलो कर लें, सो दैट आपको इस तरह की जानकारियां मिलती रहें। तो विक्रम मिस्त्री फिलहाल, मिस्त्री बोल दे रहा हूं बार बार, विक्रम मिस्री वर्तमान में सुर्खियों में है और मिस्री साहब जो है वो न्यू फॉरेन सेक्रेटरी बनकर आए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हाल ही में जो विनय क्वात्रा जी हैं वो विदेश सचिव के पद से रिटायर्ड हुए हैं और उनके स्थान पर विक्रम मिस्री जी ने पद ग्रहण किया है। इनका यह पद 2 साल तक चलने वाला है, 2026 तक आप इस पद पर रहने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की यह सबसे ऊंची पोस्ट में से एक मानी जाती है। आपका पुराना लंबा अनुभव रहा है बहुत सारे, मतलब पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ भी। इसके साथ साथ आपने ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और कई इंडियन मिशंस में, जिसमें से यूरोप, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, इनमें काम किया हुआ है। आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जो पाकिस्तान की डेस्क है उसके साथ काम किया हुआ है। आप आई.के. गुजराल और प्रणब मुखर्जी के साथ भी ऑलरेडी काम कर चुके हैं। ठीक है, तो आप विनय मिस्त्री जी हैं, जम्मू से, आप जम्मू कश्मीर श्रीनगर में आपका जन्म हुआ है मिस्री जी का, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की अब वर्तमान की सबसे अच्छी पोस्ट पर जाकर बैठे हैं। इंडियन फॉरेन सर्विसेज से आप बिलोंग करते हैं, लंबा एक्सपीरियंस रहा है, सबसे ऊंचे पद पर आप आकर के विराजमान हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। कैसे सेलेक्ट किया जाता है? तो गवर्नमेंट अपने स्तर पर इसका निर्णय लेती है और इसके लिए सिलेक्शन करने के लिए प्रॉपर तरीके से प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, इन दोनों की एडवाइस पर इस काम को किया जाता है। डिपार्टमेंट और पर्सनल अफेयर जो है उनके द्वारा इनका सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से पूरा किया जाता है और आप आने वाले समय में विदेश मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और यूनियन गवर्नमेंट के लिए जिम्मेदार होंगे और आपके द्वारा फॉरेन सेक्रेटरी का पद संभालते हुए जो अन्य भारत के राष्ट्र हैं उनके साथ में भारत के संबंध कैसे हों, इनका कार्यभार संभालते हुए आगे बढ़ना होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में इसे साझा कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने की बात इसलिए भी कि कल नहीं तो आज से ही आप अगर इसे रिमार्केबल 2 मिलियन तक पहुंचाते हैं तो आपके लिए बहुत सारा धन्यवाद रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस